एक लड़का था जिसका नाम था क्राय। बचपन से लोग उसे एक बहुत ही वीक और बेकार लड़का मानते थे। ना उसके पास कोई खास पावर थी और ना ही उसमें किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस था। लेकिन वक्त ने ऐसी बाजी पलटी कि वही क्राय एक दिन दुनिया का सबसे बड़े ट्रेजर हंट ग्रुप का लीडर बन गया। क्राय का तो खुद का सपना एक शांत और सेफ लाइफ जीने का था। उसे एडवेंचर या फिर मॉन्स्टर से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मन बस उसी छोटी सी गाँव वाली दुनिया में था जहाँ पर वो पैदा हुआ था। लेकिन उसके बचपन के दोस्तों के सपने कुछ और ही थे। उनका कहना था कि एक दिन सब मिलकर दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेजर हंट बनेंगे, लोग उनका नाम रिस्पेक्ट से लेंगे। क्राय ने उनसे वादा तो कर लिया था, लेकिन दिल से वो कभी इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। साल बीत गए, लोग बढ़ते गए और अब क्राय एक जवान लड़का बन चुका था जो कि कैपिटल सिटी में रहता था। एक दिन उस सिटी में एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही थी। फर्स्ट स्टेप नाम की क्लैन नए हंटर्स ढूंढ रही थी। क्राय बिना किसी ध्यान के चुपचाप लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लाइन में उसके पास एक बोल्ड सी लड़की थी जिसका नाम था रूडा। वो लगातार बोलती जा रही थी कि वो हमेशा अकेली काम करती है और किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे एक खतरनाक ट्रेजर वॉलेट में दिक्कत आ गई थी जिसका नाम था व्हाइट वुल्फ डैन। इसलिए मजबूरी में ही सही उसने सोचा कि ग्रुप का पार्ट बन जाए। तभी लाइन में खड़ा एक आदमी जिसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है लेवल 3 पर व्हाइट वुल्फ डैन, खुद को समझती क्या हो तुम। रूडा गुस्से में आकर उसे जवाब देने लगती है। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। क्राय इन सब जगहों से हमेशा बचना चाहता था। वो अपने आप को वॉल के साथ चिपकाने लगता है जैसे कहीं उसकी पहचान ही ना हो। तभी एक गार्ड आता है और दोनों के बीच पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सब एक टैवर्न के अंदर चले जाते हैं। क्राय रूडा से कहता है कि तुम अगर चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं पहले भी ऐसे इवेंट में आया हूँ। रूडा तुरंत कहती कि इस क्लैन की बेस्ट पार्टी कौन सी है। क्राय बताता है कि वो एक आर्क पार्टी है। आर्क एक बोर्ड लड़का है जो कि काफी स्टाइलिश है। उसके पास लेवल 7 का सर्टिफिकेट है और उसने अपने सिर्फ 5 साथियों के साथ एक 7 रैंक ट्रेजर वॉलेट को क्लियर किया था। वो काफी इम्प्रेसिव ग्रुप था। रूडा ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर उसकी नजर आर्क के ग्रुप के पास एक खाली सीट पर पड़ती है। वो पूछने वाली होती कि ये सीट किसकी है, लेकिन तभी वापिस से स्कारफेस आता है और कहता है तुझे ये भी नहीं पता ये सीट ग्रीवर्स की है, वो बंदा जिसने फर्स्ट स्टेप क्लैन की शुरुआत की थी। स्कार फिर बताता है कि लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रीवर अपनी पार्टी में पहली बार किसी नए बंदे को लेने वाले हैं। तभी एक और नया सीन शुरू होता है। एक लाल बालों वाला लड़का गुस्से से चिल्लाता है, मैं सिर्फ ग्रीवर्स की पार्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ, वो कहाँ पर है। उसका शाउट करना सबका ध्यान खींच लेता है। इतने में एक लड़की सामने आती है। उसका नाम होता है टीनो। वो उस रेड हेड लड़के को डांटने लगती है। गार्ड उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन दोनों अपनी जगह पर दृढ़ रहते हैं। किसी ने भी पीछे हटने का मूड नहीं बनाया था। टैवर्न के अंदर बाकी सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब फाइट होने वाली है। क्राय फिर रूडा से कहता है चलो यहाँ से चले वरना हम बीच में फंस जाएंगे। दोनों चुपके से टैवर्न से बाहर निकल आते हैं। तभी कुछ अजीब होता है। टीनो जो कि उस रेड हेड लड़के से लड़ रही होती है एकदम से रुक जाती है। उसे एक जाना पहचाना प्रेजेंस महसूस होता है। वो लड़का अब उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। उसकी नजर बस उसी इंसान को ढूंढ रही होती है जो कि क्राय होता है। फिर वो रेड हेड के अटैक को इग्नोर करके सीधा क्राय की तरफ बढ़ने लगती है जैसे उसने किसी पुराने अपने को पहचान लिया हो। थोड़ी ही देर में क्राय एकदम से जमीन पर गिर जाता है क्योंकि टीनो उस पर टैकल कर देती है। अब उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बस अब एक डेंजरस फाइटर नहीं बल्कि क्राय की दीवानी बन चुकी थी। वो उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है आप कब से यहाँ पर हो। क्राय थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन उसे समझ में आता है कि टीनो का नेचर एकदम से पलट गया है। पहले जो लड़की सबको डांट रही थी अब वो सिर्फ उसके आसपास घूम रही है जैसे उसके अलावा दुनिया में और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक ब्लोंड लड़का आता है जिसका नाम होता है आर्क। वो काफी कूल और कॉन्फिडेंट लगता है। वो क्राय को देखता है और कहता है तुम लेट हो, जब तक क्लैन मास्टर और ग्रीवर्स के लीडर नहीं आते हम इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सबको अब पता चलता है कि ये जो ग्राउंड पर थकेला सा लड़का है यही ग्रीवर्स का लीडर है। क्राय के चेहरे पर शर्म और गिल्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे जमीन उसे निगल ले। और फिर कहानी वापिस से आती है पिछले 5 साल पहले जब क्राय ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर ग्रीवर्स नाम की पार्टी बनाई थी। उनका सपना था कि एक दिन सब मिलकर ट्रेजर हंटर्स बनेंगे और हीरो की तरह सब उनका नाम लेंगे। शुरुआत में उन्होंने छोटी सी वॉलेट को क्लियर किया, वो भी काफी तेजी से। लेकिन असली काम तो क्राय के दोस्तों का ही होता है। क्राय तो अक्सर क्लूलेस और लॉस्ट रहता है। कभी कभी तो मॉन्स्टर के सामने खुद ही खड़ा हो जाता था जैसे जानबूझकर उसका ध्यान खींच रहा हो। क्राय के पास अब कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती है। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर तक टीम में रहा तो एक बोझ बन जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो पार्टी छोड़ दे अपने दोस्तों के भले के लिए। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताया तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया जैसे मेरी क्रश मेरे टेक्स्ट को इग्नोर करती है। उल्टा उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है और तू ही सबसे फिट है इस रोल के लिए। क्राय तो एकदम से शौक में आ गया। जो रिजाइन करने आया था उसे प्रमोशन मिल गया। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे लीडर बना दिया गया। और फिर धीरे धीरे वो पार्टी दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रुप बन गई। वापस आते हैं प्रेजेंट में। क्राय अब एक चेयर पर बैठा होता है। उसके दोनों साइड में टीनो और आर्क बैठे होते हैं। दोनों उसका अटेंशन
अटेंशन चाहते हैं। आर्क फिर से बोलता है, लगता है कि क्राय ने जानबूझकर लेट आकर एप्लीकेंट्स के बीच में घुसने की प्लानिंग की थी ताकि उन्हें असेस कर सके बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। क्राय चाहता है कि वो सच बता सके कि वो सिर्फ इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उसकी नींद नहीं खुली थी, लेकिन अब कहना बेकार था। फिर आर्क पूछता है, तो तुमने किसी को पसंद किया ज्वाइन करने के लिए? क्राय की नजर तब उस रेड हेड लड़के पर पड़ती है जो कि पहले गुस्सा कर रहा था। वो उससे बोलता है, अपना नाम बताओ। लड़का कहता है, मेरा नाम गिल है। क्राय के मन में डाउट होता है, उसे स्काउटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सोचता है शायद से आर्क की पार्टी अगर गिल को ट्रेन करे तो वो अपनी हिडन पावर को एक्टिवेट कर ले। वो फाइनली डिसाइड करता है कि गिल को पिक करेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्राय सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, एक हंटर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी ताकत और कभी ना हार मानने वाली सोच। इसलिए वो अनाउंस करता है कि क्लैन को ज्वाइन करने से पहले सबको टेस्ट देना होगा। मुझे देखना है कि कौन वर्ती है। फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है, मैं जब से हंटर बना हूँ आज तक एक भी हार को नहीं हारा हूँ। ये सुनकर सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। वैसे तो क्राय ने कभी किसी प्रॉपर फाइट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने अपनी उंगली से एक रिंग उतारी और सबके सामने अनाउंस किया, जो इस रिंग को पकड़ेगा उसे आर्क की पार्टी में मेरी रिकमेंडेशन मिलेगी। इतना कहते ही उसने उस रिंग को हवा में उछाल दी और सबके होश उड़ गए। गिल तुरंत दौड़ता है और उसे पकड़ने के लिए, लेकिन टीनो भी उसका रास्ता काट देती है। उसके स्ट्रॉन्ग थिंग्स का एक एक पड़ता है गिल के पेट पर और बेचारा गिल तो सीधा हवा में उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे एक ही किक में शैडो रिलेम में भेज दिया हो। रिंग उसके हाथों से निकल जाती है और टेवरेन के फ्लोर पर रोलिंग होने लगती है और उसके बाद तो सभी हंटर्स एक जंगली कुत्तों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। क्राय हंसते हुए डिक्लेयर करता है कि ये रिंग एक ट्रेजर आइटम है, जो पकड़ेगा उसी का होगा। वो सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता है और रूडा स्कार से कहता है, मिलते हैं फिर कभी, और चिल मोड में वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन क्राय अपने ऑफिस में रिलैक्स बैठा होता है, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसकी सिक्योरिटी इवा गुस्से में आकर कहती है, आपके कल के फन चैलेंज की वजह से पूरा टेरवेन बिखर गया है। वो इन्फॉर्म करती कि ट्रेजर हंटर एसोसिएशन भी अब क्राय से पर्सनली मिलना चाहता है। क्राय सोचते कि क्यों ना आर्क को भेज दिया जाए, लेकिन बैड लक से आर्क सिटी में नहीं था। अब क्राय के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे खुद ही जाना पड़ता है। जैसे ही वो एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचता है, तुरंत रुककर सॉरी बोलता है, लेकिन चीफ आर्क नाम का बंदा उससे ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट को एक मिशन वाली किताब लाने के लिए भेजता है, ऐसी मिशन जिसे कोई भी हंटर लेना नहीं चाहता। ये तो बोरिंग होती है या फिर इम्पॉसिबल। क्राय शांति से बुक के पेज को फ्लिप करता है, कुछ इजी मिशन ढूंढने के मूड में। प्लान सिर्फ इतना होता है कि कोई भी मिशन उठा लो और किसी और के सिर डाल दो। तभी उसकी नजर एक मिशन पर पड़ती है, लेवल 3 वॉलेट के कुछ लॉस्ट हंटर को रेस्क्यू करने का। उसे लगता है वाह इजी होगा, पर उसे नहीं पता होता है कि वो मिशन एक्चुअली सबसे खतरनाक मिशन में से एक है। क्लैन ऑफिस वापस पहुंचते हैं। क्राय टीनो से मिलता है, जो कल जीती गई रिंग को प्राउडली दिखाने आई थी। क्राय उसे देखता है और कैजुअली पूछता है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है क्या? टीनो के दिमाग में एकदम से रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। वो सोचती है कि शायद से मास्टर फाइनली उसे सेकंड बेस तक ले जा रहे हैं, लेकिन क्राय सीधा उसे कहता है कि ये मिशन कंप्लीट करना है, चलेगी? टीनो एक सेकंड में वैनिश हो जाती है, जैसे किसी ने थेनोस स्नैप कर दिया हो। लेकिन क्राय ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। वो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जो कि उसे ट्रैक कर सकता है और उसे ब्लाइंड कर लेता है। क्राय को पता चलता है कि ये रेस्क्यू मिशन व्हाइट वुल्फ डेन में से है और उसने डिसाइड कर लिया था कौन जाएगा। वो एक पार्टी फॉर्म करता है। रूडा, टीनो, स्कार और गिल ये टीम मिशन पर भेजने जाने वाली थी। और फिर कहानी ले जाती है 6 साल पहले, जब क्राय और उसके दोस्तों ने ट्रेजर हंटर एसोसिएशन में अपनी पार्टी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया था। तब एक रेड हेड लड़का जिसका नाम होता है लुक ऑफिस का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हूँ। उसकी तुरंत बाद एक दूसरी लड़की थोड़ी टैन स्किन वाली जिसका नाम होता है लिज अनाउंस करती है कि मैं बेस्ट थीफ हूँ इस दुनिया की। क्राय एक कॉर्नर में छुप जाता है। उसे तो इतनी शर्म आती है कि वो वही मर जाने का सोचने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। क्राय रिलेक्टेडली रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और पार्टी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि पार्टी का नाम और एक सैंपल चूज कर लो। क्राय का चेहरा सुन हो जाता है। किसी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन क्राय ने जानबूझकर अपनी पार्टी का नाम ग्रीवर्स रखा, एक ऐसा नाम जो कि काफी बोरिंग और क्रिंज लगता है। और तो और उन्होंने पार्टी का सिंबल भी एक बेकार सा स्कल बनाया, जिसे देखकर लगता है कि ये बंदा सीरियस है ही नहीं। उसका प्लान था कि वो लोग ये सब देखकर उसे लीडर ना बनाए। जब क्राय ने ये नाम और सिंबल सभी को दिखाया तो सभी ने कहा कि ये सब तो बकवास है, लेकिन क्राय ने बस इतना कहा, मैं ट्रेजर हंटर बनना ही नहीं चाहता, अगर पार्टी का नाम कुछ और होगा। ये सुनकर उसके दोस्तों का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। अब सब कहने लगते हैं कि क्राय का नेमिंग सेंस तो कमाल का है। हमें ही समझने में देर हो गई थी, क्योंकि हम उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि क्राय है। बेचारा क्राय अब कुछ और भी नहीं कर सकता था और इस तरह से ग्रीवर्स पार्टी का जन्म हुआ। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। क्राय उन तीनों ट्रेजर हंटर के सामने खड़ा होता है, जो अभी भी ये सोचकर बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या क्राय वाकई में ग्रीवर्स का लीडर है। उनमें से एक पूछते हैं, क्या तुम वही लेवल 8 की हंटर हो जिसका नाम है 1000 ट्रिक्स? ये सुनकर टीनो तुरंत खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है कि मास्टर क्राय के सामने झुक जाओ। क्राय उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हेड गिल
खुलकर बोल देता है, ये तो देखने में ही वीक लगता है, क्या सच में ये वाकई वही बंदा है? क्राय इस बात को इग्नोर करता है और पूछते है, क्या सभी लोग टीनो के साथ लेवल 3 ट्रेजर वॉलेट एक्सप्लोर करने को तैयार हैं? गिल सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है, मैं क्राय के अंडर कमांड में काम नहीं करूंगा। फिर उसका एक और साथी स्कार उससे लड़ने लगता है और कहता है, क्राय एक लेवल 8 का हंटर है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना सीख। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो क्राय डिसाइड करता है कि गिल को टीम से हटा दिया जाए, लेकिन तभी गिल उससे फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा फॉलोवर बन जाऊंगा। क्राय उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है, तुम मुझे नहीं टीनो से लड़ोगे। वो इस टीम की लीडर है और मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी। दोनों ट्रेनिंग हॉल में पहुंचते हैं। गिल क्राय से कहता है कि जब मैं इस लड़की को हरा दूंगा तब तुमसे लड़ूंगा। क्राय मुस्कुराता है और कहता है, टीनो भी तुम्हारी तरह ही एक लेवल 4 की हंटर है। टीनो अपने वेपन्स को छोड़ देती है और कहती है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ये देखकर गिल भी अपना तलवार फेंक देता है। टीनो बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक कर देती है और गिल उसका अटैक डॉज करता है, लेकिन वो सिर्फ एक सेटअप था। उसके बाद टीनो अपना पावरफुल किक मारकर उसे सीधा वॉल से टकरा देती है। टीनो को लगता है कि उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन गिल उठता है और फिर से चार्ज करता है। इस बार टीनो उसके गले पर जोर से वार करके उसको बेहोश कर देती है। जीत के बाद टीनो तुरंत क्राय की तरफ देखती है, जैसे उसे तारीफ सुननी हो। वो कहती है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वजह से बनी हूँ, और क्राय के पास जाकर उसकी इन क्राउजिंग वर्ड्स को सुनने का वेट करती है। उधर जमीन पर गिरा हुआ गिल शौक में होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं। बचपन से वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग था। उसका सपना था दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन बनने का। इस सपने के लिए वो ट्रेजर हंटर बना था, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपनी टीम के सभी मेंबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए उसने टीम को छोड़ दिया और यहाँ पर आया। गिल हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो क्राय कहता है कि वो भी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है, बस फर्क इतना है कि उसकी पार्टी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन क्राय इस बात का जिक्र नहीं करता कि उनका साथ सिर्फ उसके दोस्तों ने ही निभाया था। तभी क्राय अपनी तलवार को पैर से छूता है और उसके आसपास आग के शोले उठने लगते हैं। गिल स्टंट रह जाता है क्योंकि वो कभी इस तरह की लेवल फ्लेम तक पहुंच भी नहीं पाया है, जबकि क्राय ने ये सब सिर्फ वाटर को छूकर ही कर लिया बिना उसे हाथ लगाए। तब जाकर गिल मान जाता है कि क्राय वाकई में बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद क्राय मिशन की डिटेल्स पढ़ने लगता है, जिसमें बताया गया होता है कि उन्हें एक ट्रेजर वॉलेट में जाना होगा जिसका नाम है व्हाइट वुल्फ डैन, जहाँ कुछ ट्रेजर्स हंटर्स को बचाना है। लेकिन उस जगह पर जो मॉन्स्टर्स है वो असली नहीं बल्कि उन व्हाइट वुल्फ डैन के भूत हैं। वो कभी उस जगह में रहते थे पर बाद में उनका शिकार कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद से केटी ईवा क्राय को कहती है कि उसे टीनो और बाकी को इतनी डेंजरस जगह पर नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन क्राय कैजुअली बोलता है कि वो सिर्फ लेवल 3 के वॉल्ट है। क्राय बताता है कि जो तलवार वो यूज कर रहे थे वो एक ट्रेजर रैलिक है और उसका यूज करना इतना आसान है कि गिल जैसे बिगनर्स भी उसे बिना कुछ जाने ही चला सकते हैं। फिर अचानक से क्राय एक रैलिक फैन बन जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि वॉलेट्स में मिलने वाले रैलिक्स कितने अमेजिंग होते हैं और उसका सपना है कि वो कभी रैलिक्स इकट्ठा करे। वो गिल की सोर्ड को लेकर सोचते हैं कि क्या उसे खरीद लेना चाहिए। ईवा उसे डांटती है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही रेयर रैलिक्स हैं, लेकिन क्राय कहता है कि हर रैलिक अलग होते हैं, इसलिए उनसे कभी बोर नहीं हो सकता हो। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने रैलिक्स चार्ज नहीं करवाए और वो गिल्ड के अंदर एक मेड के पास चला जाता है। जब मेड उसके रैलिक्स को चार्ज कर रही होती है तो वो और उसकी पार्टनर क्राय को बताते हैं कि व्हाइट वुल्फ डैन के पास एक पैंथम वुल्फ देखा गया है जिसने लेवल 3 के गार्ड्स वाली पूरी कैरवेन को वाइप आउट कर दिया और वॉलेट के अंदर के मॉन्स्टर भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। इवन एक लेवल 5 ट्रेजर हंटर्स की टीम भी उसके अंदर गई और कभी वापस नहीं आई। क्राय ये सब सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और तुरंत अपने मिशन का पेपर निकालकर डिटेल्स देखने लगता है। उसने जब मिशन को एक्सेप्ट किया था तब उसने ध्यान नहीं दिया था कि जिन लोगों को बचाना है वो लेवल 5 के हंटर्स हैं। अब जब उसे सच का पता चलता है तो वो पैनिक हो जाता है और वो सोचते है कि क्या उसने टीनो और बाकियों को मौत के मुंह में भेज दिया। जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर सोचने लगते हैं कि शायद से क्राय का ये ट्रेनिंग का स्टाइल हो, जिनमें पोटेंशियल होता है उन्हें डायरेक्ट डेंजर में डाल दो। क्राय तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है और खुद को समझाने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ टीनो की पार्टी वॉलेट के पास पहुंच चुकी होती है और वहाँ का माहौल अब धीरे धीरे क्रीपी और खतरनाक होता जा रहा था। टीनो जानती थी कि क्राय ने उसके लिए एक मुश्किल मिशन भेज दिया है, लेकिन फिर भी वो बाकी सबको तसल्ली देती है, कहती है कि मुझे क्राय पर पूरा भरोसा है। उसने ये टीम किसी वजह से बनाई है, एक ऐसी वजह जो कि शायद से अब क्राय ही जानता है। तभी अचानक उन पर एक भयानक वुल्फ मॉन्स्टर का हमला हो जाता है जो आर्मर पहने होता है और हाथ में एक डेंजरस वेपन होता है। टीनो का चेहरा पहली पल में सफेद पड़ जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस जगह के मॉन्स्टर इतने हाई लेवल होंगे, लेकिन वो डर से पीछे नहीं हटती। उसे अपने मास्टर का दिया हुआ मिशन पूरा करना था। क्राय जो कि ऑफिस में होता है उस वक्त अंदर ही अंदर गिल्टी फील करता है। उसे लगता है कि उसने टीनो और बाकी सभी को डेंजर में डाल दिया, इसलिए वो खुद भी उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने बुक सेल्फ का एक बुक खींचता है और सामने एक
सीक्रेट रूम में खुल जाता है। उस रूम में क्राई के सभी रेलिक्स एशियंट वेपन्स का टूल रखे होते हैं। उसकी नजर एक छोटी सी वोल्ट पर जाकर रुकती है जिसमें एक खास रेलिक छुपी होती है। क्राई जब उस रूम से बाहर निकलता है तो एवा उसे देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि कोई चोर घुस गया हो, लेकिन जब वो समझती है कि क्राई उन्हें बचाने के लिए जा रहा है तो उसका चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो एक फोरबिडन रेलिक क्राई के गले में लटकता हुआ देख लेती है। क्राई तुरंत उसे छुपा लेता है, कहता है मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्राई खिड़की के पास जाता है और एवा से कहता है मैं जल्द ही लौटूंगा, और फिर अपनी रोप के पावर को एक्टिवेट करके वो एक बैट की तरह रात के अंधेरे में उड़ जाता है, बिना ये जाने कि उस रोप में ना कंट्रोल है और ना ही ब्रेकर्स हैं। दूसरी तरफ टीनो और उसकी पार्टी एक मॉन्स्टर को मार गिराती है जो उनके लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस लड़ाई के बाद गिल को रियलाइज होता है कि उसकी तलवार का सारा माना डिस्चार्ज हो चुका है। उस वक्त जब क्राई ने अपनी शॉट का डेमो दिया था, स्कार थोड़ा शकीन लगता है और रूडा तो थक कर जोर जोर से सांस ले रही होती है। स्कार कहता है कि हमें वापस से चलना चाहिए, हमारे पास ना सही लेवल के लोग हैं और ना ही प्रॉपर प्लान। लेकिन टीनो उसकी बात सीधा सीधा रिजेक्ट कर देती है, कहती कि क्राई ने हमें यहाँ किसी वजह से भेजा है और हम उसका भरोसा तोड़ नहीं सकते। वो तो इतना तक कह देती कि गिल की शॉट का डिस्चार्ज होना भी शायद से क्राई का ही प्लान का पार्ट हो। उसके लिए क्राई के अंदर इतना विश्वास होता है कि वो बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो सभी असली डंजन तक पहुंच जाते हैं, जहां बाहर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर गुन्स और बॉस लेकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग छुप जाते हैं कुछ बड़े पत्थरों के पीछे और कुछ प्लानिंग करना शुरू होती है। डिसाइड होता है कि डायरेक्ट कन्फर्मेशन करना अवॉइड करना चाहिए, पहले किसी तरह से केव के अंदर घुस जाए। तभी गिल हीरोइक तरीके से कहता है कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा ताकि सभी लोग अंदर जा सके। टीनो तुरंत समझ जाती है कि गिल का दिमाग टोस्टर से ज्यादा नहीं सोचता और गुस्से में बोलती है अगर तुमने कोई भी बकचोदी की तो ये वुल्फ्स तुम्हारा डॉग स्टाइल कर देंगे। गिल फिर भी कहता है मेरे पास मेरी लेजेंडरी सोर्ड है, माना खत्म हो गया तो क्या, तलवार अब भी शानदार है। लेकिन लीडर होने के नाते टीनो उसकी बात को रिजेक्ट कर देती है। वो डिसाइड करती है डिस्ट्रैक्शन वो खुद करेगी रूडा के साथ, और गिल और स्कार पीछे से मॉन्स्टर पर अटैक करेंगे। और फिर जब वो लोग अपनी लिमिट्स को तोड़कर लड़ते हैं तो वाकई वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आखिर में वो 4 वुल्फ मॉन्स्टर को मिलकर मार गिराते हैं। टीनो और उसकी टीम अभी तक जो कुछ भी झेली थी, उसके बाद जब उन्होंने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया तो सभी थोड़ा हैरान रह गए। इतनी मुश्किल फाइट के बाद भी जीत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उनके जीतने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि केव के अंदर से और भी मॉन्स्टर निकल आते हैं। पूरा ग्रुप बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन में आ जाता है। टीनो थोड़ा पीछे होती है और अपनी टेम्परेरी टीम को थोड़ा गौर से देखती है और नोटिस करती है कि ये छोटी सी टीम होने के बावजूद हर मेंबर अपने रोल से काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे उनमें फ्लॉस भी हो। इसी बीच गिल का दिल फिर से क्राई के लिए पिघलने लगता है। वो सोचता है कि शायद से क्राई ने जानबूझकर उन्हें यहाँ पर भेजा हो ताकि वो मॉन्स्टर से लड़कर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। उसका अपना तो वक्त याद आता है जब उसने अपने टीममेट्स की बुराई की थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग उसकी स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए उसने टीम को छोड़ दी बिना ये सोचे कि वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे। जब वो मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल कर रहे थे तब स्कार दोबारा से संभालता है और मॉन्स्टर को धक्का देता है, जिससे गिल को एक बड़ा अटैक करने का मौका मिलता है। उसका स्वॉर्ड मॉन्स्टर के सीने को चीर डालता है और मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है। गिल को पहली बार महसूस होता है कि जब टीम सही हो तो साथ मिलकर लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। अगली केव के एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले टीनो सबको रोक लेती है। उसका कहना होता है कि उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। स्कार पूछते हैं क्या वो ये लोग हो सकते हैं जो कि केव में खो गए थे। टीनो कहती है कि क्राई ने जरूर सोचा होगा कि उन्हें बॉस मॉन्स्टर से पहले लड़ना चाहिए ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सके। स्कार इस बात से एग्री करता है, क्योंकि वो मानता है कि लेवल 4 के एडवेंचर बनने के बाद उसका पैशन और एम्बिशन दोनों कम हो गया था। टीनो फिर कहती है क्राई ने ये सब पहले से ही देख लिया होगा और इसलिए उसने स्कार को इस पार्टी में रखा ताकि वो अपना डर का सामना करके खुद से ग्रो कर सके। टीनो फिर अपनी टीम की तरफ मुड़ती है और कहती है कि हर किसी को किसी वजह से चुना गया है। क्राई कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो कि सब कुछ कैलकुलेट करके प्लान बनाता है। वो उन्हें ऐसे खतरनाक मिशन पर ऐसे ही नहीं भेज रहा है। दूसरी तरफ क्राई बाहर से डंजन की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी रोप में ना ब्रेक है और ना ही कंट्रोल। जैसे ही वो डंजन के अंदर घुसता है वो एक पिन बॉल की तरफ इधर उधर टकराता रहता है और इस बीच टीनो और उसकी टीम और फाइनल बॉस के सामने होती है। बॉस मॉन्स्टर एक जायंट एक्स उठाकर उन पर हमला करता है, लेकिन टीम की कोऑर्डिनेशन और स्पीड की वजह से सब लोग उस अटैक से बच जाते हैं। अब असली जंग शुरू होने वाली होती है। टीनो तुरंत समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और बिना किसी प्रॉपर प्लान के इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसकी नजर जाती है मॉन्स्टर के सर पर जहाँ पर कोई हेलमेट नहीं होता, वही उसका वीक पॉइंट है। टीनो तुरंत गिल को कहती है कि अगला अटैक और रोकेगा और वो मॉन्स्टर के सिर पर फाइनल अटैक करेगी। गिल बिना किसी हेजिटेशन के हाँ में हाँ कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर आगे बढ़ता है सब रेडी हो जाते हैं। गिल अपनी तलवार से मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है और स्कार पीछे से उस पर वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। टीनो बिना टाइम वेस्ट किए मॉन्स्टर की तरफ भागती है, अटैक को डॉज करती है। मॉन्स्टर स्कार को मार ही देता है, लेकिन टीनो टाइमली उसके एक्स पर चढ़ जाती है और मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ दौड़ लगाती है। ये एक लीप ऑफ फेथ होता है। जैसे ही वो जंप करके मॉन्स्टर के गले में तलवार घुसा देती है, मॉन्स्टर भी उतनी तेजी से रिएक्ट
करता है और टीनो के पैर पर जोर से कट मार देता है। टीनो अटैक ऑन टाइटन बहुत ही देख चुकी थी तो उसका एम परफेक्ट होता है। मोस्टर झटके से डिसअपीयर हो जाता है और टीनो नीचे गिरते ही अपना हेल्थ पोशन निकालती है और चोट भरने लगती है। गिल और स्कार दोनों चैन की सांस लेते हैं कि वो बच गए। टीनो स्कार को अपनी तलवार देती है और कहती है थोड़ी देर बिना उसके भी चल जाएगा। तभी अचानक से एक भाला अंदर से उसकी तरफ आता है जिससे कि वो मुश्किल से बचती है। सब शोक में होते हैं क्योंकि बॉस ऑलरेडी मर चुका था। पर तभी अंधेरे से और 4 नए बॉस मोस्टर निकलते हैं अलग अलग वेपन्स के साथ। इस बार टीनो भी सोचती है कि क्राय ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, एक बॉस ही काफी था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत उठती है और प्लान बनाती है। पास के एक नैरो केव में चले जाते हैं जहाँ पर मोस्टर उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। पर उनमें से एक मोस्टर केव की एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है। स्कार और गिल तुरंत बोलते हैं कि वो लोग बैत बनाएंगे ताकि लड़कियां केव से भाग जाए। रूडा मना कर देती है लेकिन स्कार कहता है कि सबको एक दिन मरना ही होता है और अगर आज कुछ बच जाए तो वही सही है। पर टीनो किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि क्राय ने उसे जो मैजिकल रिंग दी थी वो सबसे कहती कि उसका हाथ दे और तीनों एक के बाद एक मोस्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं बिना रुके बिना डरे। टीनो ने उस रिंग का इस्तेमाल किया जो कि हवा का तीर छोड़ सकती है। उसने उसे चार्ज किया और सीधा मोस्टर की आंखों में ब्लास्ट कर दिया। बॉस मोस्टर दर्द से चिल्ला उठता है और इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। गिल ने इस मौके का फायदा उठाया और उस पर आखिरी बार करने के लिए दौड़ा लेकिन बदकिस्मती से मोस्टर ने उसे जोर से उछाल दिया। जब तक टीनो उसकी मदद के लिए पहुंचती है तब तक सारे मोस्टर गिल पर टूट पड़ते हैं। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी अचानक क्राय केव के अंदर घुस आता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट से मोस्टर को दीवार से टकरा देता है। टीनो हैरान हो जाती है। उसे यहाँ पर देखकर स्कार नोटिस करता है कि इन मोस्टर्स को क्राय से सच में डर लग रहा है। एक मोस्टर क्राय पर वार करता है लेकिन उसके पास जो पॉजिटिव रेलिक्स है उसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। क्राय तुरंत अपनी मैजिक रिंग से एक और ब्लास्ट करता है जो कि मोस्टर को फिर से दीवार से टकरा देता है। फिर वो एक स्मोक बम निकालता है जिससे कि धुंध फैल जाता है और सबको भागने का मौका मिल जाता है। सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। क्राय उसके बाद टीनो के पैरों का इलाज करता है और सबको बोलता है कि उसके पीछे चलते रहो। लेकिन असली बात तो ये होती कि क्राय खुद अंदर से बहुत ही डरा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो सिर्फ सिर झुकाकर चल रहा होता है ये सोचकर कि काश कोई और उसकी जगह पर गाइड बन जाए। और उसके पार्टी के मेंबर्स को उस पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि क्राय सब जानता है। थोड़ी देर बिना किसी डायरेक्शन के घूमते हुए गिल क्राय से पूछता है कि क्या हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। क्राय चुप रहता है। तभी टीनो बोलती है कि क्राय के पास जरूर कोई प्लान है क्योंकि उसे केव का पूरा लेआउट याद है और अभी जो वो रास्ता ले रहे वो कुछ और ही बता रहा है। क्राय अंदर ही अंदर रोता है क्योंकि उसे लगता है कि टीनो उससे नाराज है। उसने सबको यहाँ पर भेज दिया शायद इसलिए। तभी उसके पार्टी के सभी लोग अचानक रुक जाते हैं और क्राय पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हमें यहाँ आना चाहिए। टीनो एक्साइटेड होकर कहती है क्राय सब जानता है। और सभी लोग केव के अंदर दौड़ पड़ते हैं जहाँ उन्हें वो इंजर्ड पार्टी मिलती है जो कि वॉलेट में खो गई थी। क्राय खुद भी हैरान होता है उन्हें यहाँ पर देखकर क्योंकि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। इंजर्ड पार्टी का लीडर रोड उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन टीनो कहती है कि शुक्रिया क्राय का बनता है क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। क्राय तुरंत बोल पड़ता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। पर उसकी पार्टी के लोग समझ जाते हैं कि वो बस हम्बल बन रहा है। रूडा उन्हें कुछ मेडिसिन देती है लेकिन वो काफी नहीं होती और इंजर्ड पार्टी भी काफी वीक होती है क्योंकि वो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाए होते। क्राय को अचानक याद आता है कि उसके पास एक ऐसी चॉकलेट बैग है जो कि कभी खत्म नहीं होती। वो तुरंत सभी को चॉकलेट्स बांट देता है। तभी इसका रोड से बात करते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लेवल 5 पार्टी को इस गेम में इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। गिल भी ये बात मान लेता है कि वुल्फ मोस्टर काफी पावरफुल थे लेकिन इतने भी नहीं कि एक फुली लोडेड लेवल 5 पार्टी को भी खत्म कर दें। ये सुनकर रोड थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि उनका तो वुल्फ से ज्यादा कोई लेना देना था ही नहीं क्योंकि उन्होंने तो उन वुल्फ को प्रॉपर्ली देखा ही नहीं। फिर असली सच सामने आता है। पता चलता है कि उनके सामने एक टॉयलेट सिग्मा पैंथोम नाम का एक मोस्टर आया था। वो भी अकेला और उसने अकेले ही पूरी पार्टी को हरा दिया था। रोड कहता है कि वो पैंथोम शायद से कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं था बल्कि एक स्पेशल टाइप का क्रिएचर था जो कि इतना पावरफुल था कि उसने वुल्फ बॉसेस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था और हो सकता है कि वो मोस्टर स्वॉर्ड सेंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बात सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंपीरियल कैप्टन में तो ये माना जाता था कि स्वॉर्ड सेंस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है। लेकिन क्राय जो कि चॉकलेट्स खाते हुए चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है अंदर ही अंदर सोचता है स्वॉर्ड सेंस तो मेरा बचपन का दोस्त लूक है। लेकिन उसके हिसाब से अगर ये पैंटोम इतना डेंजरस होता तो लूक ने कब का उसे मार दिया होता। फिर भी वो ये मानता है कि ये मोस्टर उसके बस का नहीं है। क्राय दिल से ये विश करता है कि काश उसने ये मिशन आर्क जैसे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लड़के के लिए छोड़ दिया होता। केव के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब एकदम से क्राय की तरफ देखने लगते हैं जैसे कि वो उन सभी का लीडर हो। लेकिन क्राय तो खुद कंफ्यूज होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे तो वो सबको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाता है ताकि थोड़ा सा और टाइम मिल सके। क्राय टीनो से कहता है कि अब वो टीम
टीम की लीडर है और उसका काम है सबको गाइड करना। टीनो पहले तो थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन क्राई उसे कहता है कि ये उसके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग होगा और उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है कि तुम ही लीड करो। ये बात सुनकर टीनो काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो क्राई को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब वो सब एक लैबिरिन्थ में चलने लगते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें केव का एग्जिट दिखाई देने लगता है, लेकिन एग्जिट देखते ही सबकी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि सबको लगता है कि अब पेंटॉम कभी नहीं आ सकता। रोड तुरंत टीनो से कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वो सबके लिए शील्ड बनेगा, लेकिन टीनो उस बात को तुरंत मना कर देती है और कहती है कि जब क्राई उनके साथ है तो सब लोग सेफ वापस जाएंगे। तभी उन्हें वुल्फ बॉसेस की भयानक चीखें सुनाई देने लगती है जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सब लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। टीनो को फील होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज उनकी तरफ आ रही है और क्राई भी उस प्रेजेंस को महसूस करता है। क्राई तुरंत टीनो के सामने शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि उसके पास कौन कौन से रेलिक्स हैं जो कि उसे बचा सकते हैं। उसके पास एक ऐसा रेलिक भी होता है जो कि उसे एक्स्ट्रा लाइफ दे सकता है। अभी क्राई के पास 5 एक्स्ट्रा लाइफ बची है, यानी कि अगर चौथी बार अटैक हुआ तो वो सच में मर जाएगा। जैसे ही वो सब लोग एग्जिट के पास पहुंचते हैं तभी एक डेडली पेंटॉम उनकी तरफ तलवार लेकर चलते हुए दिखाई देता है। उसका आना ही सबकी हवा उड़ा देता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पेंटॉम के पीछे एक और इंसान दिखाई देता है। ये सब देखकर हिम्मत वाली टीनो भी कांपने लगती है। वो क्राई के पीछे छुप जाती है और रोती हुई आवाज में उससे कहती है, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन क्राई अब ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि वो तुरंत पहचान लेता है कि जो दूसरा आदमी है वो कौन है। उसने अभी तक कुछ बोला भी नहीं होता पर उसका एक एक पेंटॉम को इतनी जोर से लगता है कि वो सीधा केव की वॉल में जा घुसता है। मास्क पहने हुए वो तुरंत क्राई के पास आती है, उससे पूछती है सब ठीक है ना, और फिर अपना मास्क उतार देती है। सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लिज होती है जो अब पहले से भी काफी ज्यादा बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। यंग मेंबर शॉक होते हैं कि एक इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, लेकिन लिज उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मॉन्स्टर हंटर हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि ग्रीवर्स कौन होते हैं। फिर वो क्राई से कहती है वो उनसे मिलने के लिए सिटी आई थी, लेकिन वहाँ पर उसने सुना कि वो केव में गया किसी पार्टी की हेल्प करने। अब लिज टीनो के पास आकर उसे बात करने लगती है, लेकिन उसका टोन एकदम रूड होता है। वो कहती है तुम इतने बेकार हो कि एक सिंपल केव में भी खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सब सुनकर गिल से रहा नहीं जाता और वो लिज को रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसे उतनी जोर से बैक किक लगती है कि वो सीधा वॉल में जा टकराता है। लिज फिर भी रुकती नहीं और टीनो को तब तक डांटती है जब तक कि टीनो फ्लोर पर जाकर गिर नहीं जाती। क्राई सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन पहले तक वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी टीनो हाथों और घुटनों के बल गिरकर लिज से माफी मांगती है। ये देखकर क्राई को लगता है कि ये सब हद हो गया और वो बीच में आता है। क्राई कहता है टीनो ने क्विस्ट में बहुत ही अच्छा काम किया और ये सब उसकी ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। ये सुनकर लिज का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। अब वो एक प्यारी सी लड़की की तरह मुस्कुराती हुई पूछती है क्या मैंने अच्छे से ट्रेनिंग दी। लेकिन तभी उसकी नजर उस वॉल पर पड़ती है जहाँ पेंटॉम फिर से जिंदा होकर बाहर आ रहा होता है और इस बार उसके पीछे एक जायंट वुल्फ बॉस भी होता है और हाथ में एक बड़ा सा मिनी गन भी होता है। ये देखकर लिज फिर से मास्क पहन लेती है। वुल्फ फायरिंग स्टार्ट करता है, लेकिन लिज इतनी स्पीड से मूव करती है कि सबको स्लो मोशन में होने लगता है। वो आने वाली सारी बुलेट्स को आसानी से पकड़ लेती है और सब लोग उसकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही स्टंट हो जाते हैं। लिज बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस बड़े से बीस्ट पर जंप मार देती है। सिर्फ एक ही किक में उसका काम तमाम कर देती है। उसके बाद वो तुरंत पेंटॉम की तरफ मुड़ जाती है जो अब भी अटैक करने के पोजीशन में होता है, लेकिन लिज तो किसी और ही लेवल की फाइटर होती है। वो उसकी स्वॉर्ड को अपनी खाली हाथों से पकड़ लेती है, पेंटॉम को हवा में उठाकर घुटनों से मारता है और फिर उसे एक जोर का पंच मारकर उसे धूल चटवा देती है। बेचारी टीनो ये सब देखकर रो पड़ती है। क्राई को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो भी पेंटॉम की तरफ पिट जाएगा। पेंटॉम तब तक जीता रहता है जब तक कि लिज लिटरली उसका सर तोड़ नहीं देती। इतने रेंज के बाद लिज थोड़ा सा शांत हो जाती है और क्राई को गले लगाकर कहती है उसने उसे बहुत ही मिस किया। उसके बाद सब लोग सेफली केव से निकल जाते हैं। अगले दिन गिल ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटता है और टीनो को अपनी मैजिक सोर्ड दे देता है। वो कहता है कि वो ये सोर्ड क्राई के पास होनी चाहिए क्योंकि वो अब सब कुछ छोड़कर दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करेगा। उसका गोल है कि एक दिन वो भी लिज की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स को उसकी बात पर उतना भरोसा नहीं होता। टीनो मीनवाइल उस अजीब से मास्क के बारे में पूछती है जो कि ग्रीवर्स लोग पहनते हैं। फिर फेस रिवील होता है ये मास्क एक्चुअली क्राई नहीं उनके लिए बनवाए थे। एक दिन क्राई अपने गले में लटके कैप्सूल को चेक करता है जिसमें स्लाइम होना चाहिए था। उस स्लाइम को उसके क्लैन के सबसे टैलेंटेड एल्केमिस्ट ने बनाया था और कहा था कि अगर वो गलती से भी बाहर गया तो पूरी कैपिटल सिटी तबाह हो सकती है। लेकिन जब क्राई देखते तो स्लाइम वहाँ पर नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बहुत ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर वो इसके बारे में ज्यादा सोचेगा तो उसके बचे कुछ 2 ब्रेन सेल्स भी ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को ये समझा लेता है कि शायद से वो स्लाइम कहीं था ही नहीं। इसलिए वो अपने आप को ये समझा लेता है कि शायद से वो स्लाइम कभी था ही नहीं और इतना टेंशन लेना बेकार है। फिर वो एक केकलम बिल्डिंग जाता है जहाँ उसकी सिक्योरिटी एवा उसे बताती है कि ट्रेजर हंटर एसोसिएशन के व्हाइट वुल्फ डैन का रिपोर्ट मांग रहा है। क्राई कहता है कि ये रिपोर्ट टीनो बनाए क्योंकि वो ही मिशन की लीड करती है। एवा बताती है कि टीनो अभी लिज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। ये सुनकर क्राई थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके लिए फील करता है। फिर वो अचानक
अचानक से एवा से पूछते क्या कैपिटल में कुछ और अनयूजुअल हुआ है। एवा कहती कि अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। क्राई उससे कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। वो सब कुछ ईवा पर छोड़ देती है और खुद टीनो से मिलने निकल पड़ता है। एवा सोचती है क्राई का इंसुलेशन कभी गलत नहीं होता। जब भी उसने किसी डेंजर का जिक्र किया कुछ न कुछ सीरियस जरूर हुआ है। शायद से इस बार भी कैपिटल में कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में क्राई ट्रेनिंग हॉल पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे गुस्से से भरे हुए हंटर्स गेट के बाहर खड़े होते हैं। तब एक 6 लेवल हंटर सेव उससे कहता है कि क्राई तुम ही हो जो कि लिज जैसे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, जाके उसे संभालो। ट्रेनिंग हॉल का माहौल और भी इंटेंस हो जाता है। सबको प्रैक्टिस की जरूरत थी, लेकिन सिंस सबसे ज्यादा टीनो को लेकर परेशान था। उसे डर था कि अगर ट्रेनिंग ऐसे ही चली तो टीनो की जान भी जा सकती है। क्राई अपने टिपिकल तरीके से इस बात को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग हॉल का गेट खुलता है एक शॉकिंग सीन सामने आता है। टीनो जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके सामने लिज खड़ी होती है एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ। लिज उसे बुरा भला कह रही होती है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तू उठ जा। लेकिन जब टीनो बिल्कुल भी हिलती भी नहीं है तो लिज पूरी तरीके से वायलेंट मूड में आ जाती है। लिज उसे एक जबरदस्त किक मारकर खत्म करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले क्राई उसके सामने आ जाता है। क्राई कहता है बस लिज आज के लिए काफी है। लिज उसकी आंखों में घूरती है और क्रीपी तरीके से पूछती है तुम सीरियसली मुझे रोक रहे हो। क्राई स्माइल करता है और कहता है टीनो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है, उसे आज रेस्ट करने दो। इतना कहकर लिज फिर से अपनी चेयरफुल मूड में आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहती है ठीक है आज के लिए छोड़ देती हूँ। वैसे भी अब वो लड़ने के लायक नहीं रही। लेकिन तभी एक ट्विस्ट होता है। जमीन पर पड़ी टीनो अचानक से लिज का पैर पकड़ लेती है। वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर खड़ी हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्राई के सामने वीक नहीं दिखना चाहती। उसकी आंखों में जज्बा होता है और वो कहती है मैं भी लड़ सकती हूँ। लिज ये सुनकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे उसे एक नया टॉय मिल गया हो। दोनों लड़के राउंड 2 के लिए रेडी हो जाती है और क्राई वो चुपचाप ट्रेनिंग हॉल से निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो वहाँ पर थोड़ी और देर रुक गया तो वो भी मरेगा और ये पागल हो जाएगा। ट्रेनिंग हॉल के बाहर 7 क्राई को देखकर सोचता है कि ये सब क्राई का मास्टर प्लान था, टीनो को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का। क्राई कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ स्माइल करता है। जो सोचना है सोचो। थोड़ी देर के बाद दोनों चाय पी रहे होते हैं। 7 बताता है कि व्हाइट वुल्फ वाला डेन का केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ। नॉर्थन रोड पर अब भी कुछ लोग पैंथा मोस्टर के अटैक के शिकार हो रहे हैं। 7 क्राई से पूछते हैं कि अब क्या करे। क्राई के पास ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं होता। दिल ही दिल में वो सोचता है काश आर्क यहाँ पर होता, हर काम मुझसे बेहतर करता, बस प्लॉट आर्मर छोड़ के। और तभी क्राई के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो पूरा केस 7 और उसकी टीम को थमा देता है और कहता है ये उनके लिए एक ट्रेनिंग जैसा ही समझो। घर से मिलने के लिए उन्हें हंटर एसोसिएशन भेज देता है। क्राई खुश होता है कि उसने कितनी स्मार्टली अपना काम दूसरे के सिर डाल दिया। लेकिन 7 की टीम का एक बंदा इम्प्रेस नहीं होता। वो कहता है ये बंदा लीडर होकर भी कभी कुछ काम नहीं करता। 7 उससे कहता है क्राई को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो सच का मोस्टर है। और वही बात हंटर एसोसिएशन का गैर भी सोचता है। उसे लगता है कि क्राई सच में कुछ जानता है, वरना बिना किसी रीजन के व्हाइट वुल्फ डेन के केस से दूर नहीं रहता। कहानी अब और गहरी होती है। दूर एक अंडरग्राउंड लैब में एक बूढ़ा जादूगर जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन असाकी टावर का मेंबर है, क्राई के इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोच रहा होता है। ये लोग जमीन के अंदर ही एनर्जी का यूज करके आर्टिफिशियल ट्रेजर वॉलेट बनाने की रिसर्च कर रहे होते हैं और कहानी यहीं से और भी मिस्टीरियस मोड पे होने वाली होती है। वो बूढ़ा जादूगर ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। व्हाइट वुल्फ डेन में जो पेंटोम्स म्यूटेट हुए थे वो भी उसी की वजह से हुए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि क्राई जैसे हाई लेवल हंटर उसके ट्रेजर वॉलेट तक पहुंच जाएंगे और उनका राज समझ जाएंगे। अब वो क्राई को एक बड़ी थ्रेट मानता है और वो कहता है कि हमें तुरंत ये जगह छोड़नी चाहिए। जब तक उनका सिक्योरिटी हेड वापस नहीं आता तब तक वो क्राई से खतरा नहीं ले सकते, इसलिए वो अपनी रिसर्च किसी और जगह कंटिन्यू करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ क्राई एक भयंकर नाइटमेयर से उठता है। सपने में उसने देखा कि एक जायंट ब्लैक स्लाइम पूरे शहर को जलाकर राख कर रहा है। सपना इतना रियल था कि क्राई पसीने से भीग गया था। लेकिन जब आंख खुली तो पता चला कि रूम में गर्मी का असली रीजन ड्रीम्स नहीं बल्कि लिज थी, जो चुपके से उसके बेड पर आ चुकी थी। क्राई के लिए ये सब नया नहीं था। लिज का ऐसा आना उसके लिए अनयूजुअल बात थी, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करता। लिज उससे पूछती क्या तुम फ्री हो, क्योंकि आज उसने काम और ट्रेनिंग दोनों से ब्रेक लिया है और वो चाहती है कि दोनों मिलकर थोड़ा फन टाइम स्पेंड करें। क्राई बिना किसी झिझक के हाँ कह देता है, क्योंकि उसके लिए तो ये काम से बेहतर ही था। दोनों क्लान बिल्डिंग आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ घर ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। क्राई बार बार बहाना बना रहा था, इसलिए गार खुद आ गया। गार क्राई से कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन लिज उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना मैस खुद ही संभालना सीखो, क्राई पर डिपेंड मत रहो। गार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से से बोलता है कि लिज ने एक हाई प्रायोरिटी मिशन इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। पर लिज उसकी
उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है डेट को डिस्टर्ब मत करो बल्दी। दोनों के बीच का आर्गुमेंट अब रोस्ट बैटल बन जाता है। क्राई चुपचाप ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि जैसे एनन और गोर्डन रहस्य के बीच का फेबर फाइट देख रहा है, लेकिन बात सिर्फ लफ्जों की नहीं होती है, दोनों के बीच एक्चुअली फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्राई आर्क के असिस्टेंट को ऊपर बुलाता है ताकि कम से कम किसी से शांति से बात किया जा सके। वो व्हाइट वुल्फ डैन की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और असिस्टेंट कहता है कि उसे वहाँ पर कुछ खास नहीं मिला, लेकिन असली बात ये होती है कि उसे कुछ और ही चिंता थी जो उसके मुंह से गलती से निकल जाती है। असिस्टेंट उससे डिटेल्स पूछती है, लेकिन क्राई तुरंत एक्सप्रेशन बदल देता है और मिस्टीरियस बन जाता है। वो कहता है कि अभी वो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन उनका क्लैन एसोसिएशन के साथ कोऑपरेट करेगा। वो असिस्टेंट से कहता है कि अब इस मैटर में आर्क से बात करें, क्योंकि वो नीचे लिज और गार को हैंडल करने जा रहा है। नीचे रिसेप्शन हॉल काफी हद तक टूट चुका होता है। लिज और गार अब भी लड़ रहे होते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, लेकिन लिज की स्पीड उससे हमेशा ऊपर हैंड डालती है। वो गार का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम बूढ़े हो गए हो, जब हिलते हो तो तुम्हारे जॉइंट्स की आवाज आती होगी। गार उसकी इंसल्ट से और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर का यूज करता है, लेकिन लिज आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उस पर प्रेशर बनाने लगती है। तभी क्राई नीचे आता है और दोनों को रुकने के लिए कहता है। गार बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं होता, लेकिन लिज तुरंत क्राई के पास भागकर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अब हमें अपनी डेट कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके बाद सब लोग अपनी राह निकल जाते हैं और क्राई और लिज दोनों अपनी डेट बाय डेट पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते क्राई उससे पूछते हैं कि तुम लेवल 8 के ट्रेजर वॉलेट में क्या कर रही थी, जहाँ तुम एक्सप्लोर कर रही थी। लिज हंसते हुए बताती है कि वहाँ काफी मजा आया, मोस्टर भी काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब उसे बोर लगने लगता है। वो बस क्राई से मिलने वापस आ गई। क्राई का दिमाग फिर से उस मिसिंग स्लाइम की तरफ दौड़ जाता है। वो सोच रहा होता है क्या उस स्लाइम को सच में सिटी के लिए डेंजर बन सकता है। लिज उससे पूछती तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। क्राई उससे डायरेक्टली पूछता है अगर देश तबाह हो गया तो तुम क्या करोगी। लिज बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए कहती है तो मैं किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर भाग जाऊंगी और एक लंबा वेकेशन एंजॉय करूंगी। क्राई उसकी केयर फ्री और पॉजिटिव सोच से थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे भी इस लड़की से थोड़ा सीखना चाहिए, लेकिन अचानक लिज अपना बैग क्राई को दे देती है और रास्ते में खुद एक आदमी पर टूट पड़ती है। क्राई घबरा जाता है और चीखता है अरे तुम क्या कर रही हो। लिज कहती है ये आदमी हमें स्टॉक कर रहा है। क्राई उसे समझाता है कि ओवर थिंकिंग कर रही है और उसे लगता है कि इस बेचारे को जाने दो। तभी वो आदमी क्राई को देखता है और डरा हुआ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर लिज और पक्का मान लेती है कि ये सब क्राई की प्लानिंग का पार्ट था। वो कहती है तुम्हारा एक्टिंग तो काफी कमाल का था और फिर पूछती है अब क्या स्टेप क्या है। वो पूछती है तुम्हारा एक्टिंग तो काफी कमाल का था। वो कहती है तुम्हारा एक्टिंग तो काफी कमाल का था और फिर पूछती है अब अगला स्टेप क्या है। क्राई को समझ में नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। अगले दिन क्राई और लिज सिटी के सबसे खतरनाक एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन लिज अब भी ये सोच रही होती है कि वो दोनों डेट पर आए हैं। क्राई उसे डायरेक्टली कहता है कि ये डेट नहीं है, मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हूँ। उसे ईवा से पता चलता है कि स्लम एरिया के कई लोग गायब हो रहे हैं। नॉर्मली तो ये उसका कंसर्न नहीं होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं इस मिसिंग स्लाइम का ही हाथ तो नहीं है इसमें। वैसे एक बोनस भी है, पास में एक नई आइसक्रीम शॉप खुली हुई है जो कि क्राई एक्सप्लोर करना चाहता है। मिशन के नाम पर क्राई सिर्फ बेसिक चीजें चेक करता है और फिर लिज से कहता है चलो अब आइसक्रीम ट्राई करते हैं। लिज बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन शॉप का ओनर खुश नहीं होता। वही आदमी होता है जिसे लिज ने स्टैकर समझकर पकड़ा था और जिसे क्राई ने छोड़ दिया था। अब वो आदमी सोचते कि क्राई ने जानबूझकर उसे छोड़ा था ताकि वो वापस आकर उसे पकड़ सके। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्राई को ये सब कैसे पता चला कि ये आइसक्रीम शॉप सिर्फ एक बहाना है और असली में ये आकाशिक टावर के रिसर्च बेस का पार्ट है। वो तुरंत शॉप को बंद करने का प्लानिंग कर लेता है, लेकिन तभी डोर खुलता है और एक लाल बाल वाली लड़की अंदर आती है जिसका नाम होता है सोफिया। अब उस आदमी के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागती है क्योंकि सोफिया उसकी ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर सारे डिफेंस इशू को हेड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिज अपना पेशेंस खो देती है और शॉप का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्राई उसे रोक लेता है और कहता है कि से आज शॉप खुली ना हो। लेकिन लिज गुस्से में होती है और क्राई की बात मान लेती है और दोनों वापस से अपने क्लैन के पास लौट आते हैं। पीछे शॉपकीपर अपने ऑफिस में चैन की सांस लेता है कि बच गया। क्राई फिर लिज से पूछते है कि क्या उसे पता है कि एल्मिस्ट कीरी कब तक लेवल 8 ट्रेजर वॉलेट से वापस आएगी। लिज बताते है कि उसे वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्राई बस यही दुआ करता है कि वो उस स्लाइम को पूरे शहर को तबाह करने से पहले लौटा आए। तभी ईवा ऑफिस में आती है और बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो व्हाइट वुल्फ डैन की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस बार वो लोग फुल सीरियस है, इतना कि उन्होंने एक रैलिक एक्सपर्ट तक भेजने का फैसला किया है ताकि कुछ नया पता चल सके। क्राई सोचते कि ये काफी बड़ी बात है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका वहाँ पर जाने का कोई प्लान नहीं था। दूसरी तरफ वो शॉप की प्रसिद्ध असाइकिक टावर के हेडक्वार्टर्स पहुँचता है। वहाँ सबको बताते कि क्राई ने उसकी असली आइडेंटिटी पहचान ली थी। वो काफी डरा हुआ होता है, कहते कि क्राई ने सब कुछ समझने के बाद भी कुछ भी नहीं किया और वही उसे और ज्यादा डरा रहा है। वो कांप कर कहता है कि उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्राई के दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी सब भी कंफ्यूज होते हैं। फिर वो लोग सोफिया की तरफ देखते हैं कि अब क्या करें। सोफिया उनसे कहती है कि उन्हें क्राई और उसके क्लैन से सीधा सामना करना चाहिए। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन सोफिया का कहना होता है कि उनके पास जीतने का चांस है, चाहे उसका दुश्मन लेवल 8 का ही क्यों ना हो। सोफिया कहती है
कि उसने जो सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है वो क्राई के क्लैन को हरा सकता है। और फिर एक बुजुर्ग एम है उससे कहता है कि वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उन लोगों के पास हमेशा भागने का ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले दिन का सीन बदलता है। फर्स्ट स्टेप क्लैन की बिल्डिंग एडवेंचर से भरा होता है। तीनों जैसे ही अंदर आती है वो विश्वास नहीं कर पा रही होती कि इतने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो एक लड़के से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। वो लड़का बताता है कि सब लोग व्हाइट वुल्फ डेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर जमा हुए। तीनों सोचती कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पर वो लड़का कहता है कि क्राई चाहता है कि आर्क वहाँ से सबसे पहले जाए। ये सुनकर तीनों और भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एक लेवल 7 के हंटर को लेवल 3 वॉलेट में भेजने का कोई नॉर्मल बात नहीं होती। इसका मतलब था कि कुछ तो बहुत ही सीरियस है, इसलिए एसोसिएशन ने और उनके क्लैन ने इतने सारे ट्रेजर हंटर्स को एक साथ बुलाया है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तभी क्राई और ईवा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्राई सबको देखकर कहता है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। ईवा उसे बताती है कि सब लोग व्हाइट वुल्फ डेन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि क्राई ने आर को ये काम दिया था, इसलिए उसने एक ऐसी टीम को रेडी किया जो कि आर के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम कर सके। ये बात क्राई के लिए काफी शॉकिंग होती है, क्योंकि उसने आर को काम इसलिए दिया था क्योंकि वो एक परफेक्ट इंसान है जो हर काम बिना गलती के करता है। क्राई सोचता है कि इतने सारे लोग भेजने से बहुत ही सारा पैसा लग जाएगा, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि आधे लोग को कम कर दिया जाए। ये सुनते ही सब हंटर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। ईवा सबको शांत करती है और कहती है कि शायद से क्राई उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला है, जबकि क्राई के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बस ये कहने की कोशिश करता है कि मिशन इतना मुश्किल नहीं है जितना कि वो लोग सोच रहे हैं, पर कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। क्राई ईवा से रिवॉर्ड के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि चीफ गार्ड ने एक्स्ट्रा फंड्स दिए हैं ताकि सबको अच्छा पेमेंट मिल सके। पैसों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्राई हंटर से कहता है कि वो अपने हिसाब से काम करे और सब खुश हो जाते हैं कि अब वो वॉलेट में मिलकर जा सकते हैं। तभी लीज वहाँ पर आती है और सबको क्राउड बोलती है कि तुम लोग कमजोर हो, तुम में चैलेंज फेस करने की कोई भी हिम्मत नहीं है। वो सीधा टोरनी की जगह पर चढ़ जाती है और कहती है कि वो ये मिशन करेगी, बस उसे टीनो का साथ चाहिए। लेकिन क्राई तुरंत उसकी बात को मना कर देता है, क्योंकि वो टीनो की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था और उसे ये भी लगता है कि अगर टीनो गई तो बाकी सबका मोरल भी डाउन हो जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ इतने लोग हैं, सब मिशन पर जाएंगे। तभी एवा उससे कहते कि अब वो ग्रुप का कमांड ले। क्राई ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग राहत महसूस करते हैं। अब उनकी सेफ्टी अनग्रांटेड हो जाती है, क्योंकि उनका क्लैन मास्टर उनके साथ जा रहा है। क्राई रियलाइज करता है कि अब वो सीधा मना नहीं कर सकता है, इसलिए कहता है कि वो थोड़ा बाद में ज्वाइन करेगा। तब सिर्फ जो कि ऑलरेडी व्हाइट वुल्फ डेन पर है वो कमांड संभालेगा। जैनी से पहले क्राई एक बंदे को कहता है कि स्लाइम मॉन्स्टर का ध्यान रखना, हो सकता है कि वो वॉलेट के अंदर हो। सब ट्रेजर हंटर वॉलेट की तरफ निकल पड़ते हैं, बिना किसी बात का अंदाजा लगाए कि वही वॉलेट आसिक टावर का बेस है। वही आसिक के सब लोग सोच रहे होते हैं कि शायद से क्राई ने उनको खत्म करने के लिए हंटर्स भेजे। सब बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कैसे रिएक्ट करें। तभी सोफिया कहती कि यही उनका मौका है अटैक करने का। जब हंटर्स अभी तैयार नहीं है, वो कहती कि उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से लड़ने के लिए बनाया गया है और सिर्फ ग्रीवर्स पार्टी मिलकर ही उसे तोड़ सकती है। पर अभी क्राई, लिज और एल्केमिस्ट किरी कैपिटल के आसपास हैं और सोफिया ने उनमें से हर एक के लिए प्लान ऑलरेडी बना लिया है। सिर्फ किरी के लिए उसके पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन लगता है कि सोफिया के दिल में किरी के लिए कुछ पर्सनल बदला है और वो कहती कि किरी को अपने हाथों से हराएगी। सोफिया बताती कि किरी ने उसके मास्टर से उस थ्योरी को समझ लिया है जिसमें नए ट्रेजर वॉलेट बनाने की बात की गई थी और अब वो खुद उस चीज को ट्राई कर रही है। सोफिया कहती कि वो किरी को ऐसा नहीं करने दे सकती, इसलिए वो एक विजार्ड से पूछती क्या वो अपने पूरे फायर पावर का यूज करके किरी को रोकने के लिए कर सकती है। विजार्ड उसे परमिशन दे देता है और उसे इस बैटल के लिए कमांड भी बना देता है, लेकिन विजार्ड का नंबर 2 इस फैसले से खुश नहीं होता। ऊपर से एक जगह पर शिव और उसकी पार्टी व्हाइट वुल्फ डेन में कुछ अनयूजुअल नहीं देख पाती, लेकिन शिव को फिर भी लगता है कि क्राई ने उन्हें यहाँ किसी खास वजह से भेजा है। तभी उसे एक कॉल आता है और अपने टीममेट्स को इमरजेंसी वेसल बजाने को कहता है ताकि बाकी सभी लोग ट्रेजर हंटर को अलर्ट किया जा सके। सब बाहर निकलते हैं और शिव उन्हें क्राई का मैसेज सुनाता है कि वॉलेट के अंदर स्लाइम मॉन्स्टर हो सकते हैं। ये सुनकर हंटर्स काफी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि हम एक ऐसे आदमी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो कि खुद भी यहाँ पर नहीं है। शिव उन्हें कहते हैं कि क्राई की जजमेंट पर भरोसा करो। फिर वो उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। एक बार क्राई ने सबको फ्लावर वॉचिंग पार्टी में बुलाया था और बोला था कि वेपन्स लेकर आना। जैसे ही क्राई ने टोस्ट उठाया, उसके पीछे एक ट्रेजर वॉलेट मैनिफेस्ट हो गया। सबको समझ में आ गया कि क्राई ने पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया था। ये सुनकर हंटर्स हैरान हो जाते हैं और शिव फिर से उन्हें याद दिलाती है कि क्राई के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी ट्रेजर से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। वापस क्राई के ऑफिस में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिज उससे बार बार कहती है कि ताकि मैं भी अपनी फाइटिंग स्किल को दिखाकर तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। क्राई पहले से उसके बिहेवियर से बहुत ही इरिटेट होता है और वो सोचता है कि मुझे ये सब कब तक झेलना पड़ेगा। बस कुछ देर में व्हाइट वुल्फ डेन का इशू हो जाएगा, फिर मैं बस वहीं पर जाकर अपना मुंह दिखा दूंगा। तभी एल्केमिस्ट किरी वहाँ पर पहुँचती है और क्राई से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। हमारे सामने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लेवर है और पूरी दुनिया के लिए खतरा
बन सकती है। ये सुनते ही क्राय तुरंत लिज और टीनो को ऑफिस से बाहर निकाल देता है ताकि वो किरी से अशाकिक टावर के बारे में प्रॉपर्ली बात कर सके। दूसरी तरफ सिटी के एक और कोने में गर्ग अपने बैटल आर्मर पहन रहा होता है। उसका इरादा होता है कि वो वोल्ट के अंदर जाकर सबको दिखाए कि उसकी पुरानी ग्लोरी भी खत्म नहीं हुई है। उसका असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि गर्ग फिर से अपने मसल्स खींचने लगा है या फिर कमर तोड़ बैठेगा। तभी किरी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है जो कि उनका असली दुश्मन के बारे में होता है। वापस क्राय के ऑफिस में क्राय सोचता है कि किरी उनकी फ्रेंड सर्कल में से एक ऐसी लड़की है जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसे हमेशा पता था कि वो फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो किसी और तरीके से अपने दोस्तों का साथ देगी। उस समय क्राय ने किरी को एल्केमिस्ट बनने का आइडिया दिया था और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जो कि उसे दुनिया का सबसे महान एल्केमिस्ट बना गया। किरी क्राय को बताते कि उसने जो स्लाइम बनाया था उसमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से तुरंत इवोल्व होने की पावर होती है, लेकिन वो स्लाइम काफी अनस्टेबल है, एक फील्ड प्रोटोटाइप। पर किरी ने ये बात कंफर्म कर ली कि वो स्लाइम कभी भी उस पर या फिर क्राय पर अटैक नहीं करेगा। ये सुनकर क्राय थोड़ा सा शौक में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर स्लाइम उन दोनों को नहीं मारेगा तो क्या पूरी सिटी अब भी डेंजर में है। क्राय किरी को बताता है कि उसे नहीं पता है कि स्लाइम कब और कैसे वहां चला गया। इस पर किरी बस इतना कहती कि शायद से वो कैप्सूल से निकलकर ड्रेनेज के रास्ते चला गया होगा। क्राय अंदर से हल्का महसूस करता है क्योंकि किरी उस पर इतना भरोसा करती कि बिना कुछ प्रूफ के। लेकिन किरी फिर से उससे कहती कि उसके पास एक और बात है जो कि वो बताना चाहती है और हो सकता है कि वो स्लाइम से भी बहुत ही खतरनाक हो। व्हाइट वुल्फ के पुराने डैन में जो कुछ भी छुआ है उससे भी अपना बड़ा थ्रेट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्वेन को रिस फॉर्मेट का पता चलता है कि क्राय फाइनली उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा और उसने लीच को भी आने नहीं दिया। स्वेन थोड़ा सा रिलीव्ड फील करता है कि क्राय ने उस जंगली लीच को यहाँ से भेजने का डिसीजन नहीं लिया। फिर स्वेन सब ट्रेजर हंटर के सामने जाकर उसका मोटिवेशन बढ़ाता है। वो उनसे पूछते क्या तुम लोग स्लाइम से लड़ने के लिए तैयार हो। सब लोग हंसते हुए कहते हैं कि स्लाइम्स, अरे उनसे तो बच्चे भी लड़ सकते हैं। स्वेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा ही सोचोगे और अंदर ही अंदर क्राय को गाली दे रहे होते कि उसने क्लियरली ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तभी एक भयानक सा दिखने वाला हंटर वॉलेट के अंदर से जाने का फैसला करता है। उसका कहना होता है कि स्ट्रेटजी बनाना कमजोर लोगों का काम होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और स्वेन सरकास्टिक टोन में कहता है चलो पहला शिकार तो मिल गया, इसकी किस्मत से हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। वो बेवकूफ हंटर सबको 6 लोग बुलाता है और अंदर चला जाता है। तभी एक लड़की धीरे से हाथ उठाकर कुछ पूछने की कोशिश करती है। उसके रेड बाल देखकर लगता है कि जैसे वो सोफिया हो। असाकिक टावर की डिफेंस हेड है, लेकिन वो अपने आप को क्रिस्ट के क्लेन की एक अल्केमिस्ट बताती है। वो कहती है कि उसने किरी के साथ मिलकर स्लाइम रिसर्च में काम किया है। फिर वो एक छोटी वियान निकालती है जिसमें कि एक लिक्विड होता है। वो कहती है कि ये दवा किसी भी स्लाइम को मार सकती है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। इसके बाद सभी फिर से सब ट्रेजर हंटर का जोश बढ़ाता है। कहता है कि ग्लोरी तुम्हारा गोल है, लेकिन घर जिंदा लौटना उससे भी बड़ा जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन पूरे दिन के बाद भी उन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता। सिर्फ थोड़े बहुत ही वोल्फ पेंटोम्स मिलते हैं जो कि थोड़े नॉर्मल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। सवीन सोचता है कि शायद से इस बार क्राय गलत था, लेकिन फिर खुद से कहता है अगर वैसा ही है तो ये बुरी बात नहीं है। तभी वहाँ पर अगली हंटर वापस आता है जिसका एटीट्यूड अब भी नेगेटिव ही होता है। वो कहता है कि अगर तुम सब लोग स्लाइम से नहीं डरते तो मिशन कब का खत्म हो चुका होता। वो जंगल के एक कोने में जाकर एक पेड़ को पानी देने लगता है और फिर क्राय को गाली देता है, ऑर्डर्स देने आता है, लेकिन एक्शन के टाइम पर मुंह छिपा लेता है। अचानक से अर्डो को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 2 आदमी और एक बड़ा सा जंगली भेड़िया होता है जो कि जंजीरों से बंधा होता है। वो दोनों आदमी आशिक टावर के होते हैं और वो इस भेड़िए के अंदर हल का नट डालने आए होते हैं। उनका प्लान होता है कि ये भेड़िया एक डेंजरस बीस्ट बन जाए और जितने ज्यादा से ज्यादा हंटर्स को मार सके, बिल्कुल वैसे जैसा कि सोफिया ने सोचा था। ऑडो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसकी नजर उस बड़ी सी इंजेक्शन पर पड़ती है वो सीधा आगे बढ़ता है और दोनों आदमियों पर हमला कर देता है। एक आदमी को तो एक ही पंच में बेहोश कर देता है। दूसरा आदमी उस पर फायर बॉल छोड़ता है, लेकिन ऑडो उन्हें भी ब्लॉक कर देता है और उस पर एक जोर का थप्पड़ मारकर उसकी बोलती बंद कर देता है। फिर वो लंबे बाल वाले आदमी को उठाकर जोर से पटक देता है। आदमी घायल होता है और पूछते है कि क्या क्राय ने उसे भेजा है। ऑडो कहता है कि ये सब उसका डिसीजन है, वो किसी के कहने पर नहीं आया। जब तक ऑडो उस आदमी को पीट रहा होता है तब तक उसका पार्टनर वुल्फ के अंदर वो डेंजरस सीरम इंजेक्ट कर देता है। सीरम लगते ही वुल्फ का शरीर पिघलने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। वो दोनों आदमी से कहते हैं कि अब ये मोस्टर जितनी ज्यादा माना अब्सॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और वो सबसे पहले आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मोस्टर तुरंत ही उन दोनों विजार्ड्स की माना चूस लेता है। ऑडो एक वार्निंग विसल बजाता है ताकि सबको फॉरेस्ट के अंदर होने वाले डेंजर का सिग्नल मिल सके। जैसे स्पिन उस सिटी की आवाज को सुनता है वो सब हंटर को तैयार होने के लिए कहता है। सब लोग फॉरेस्ट के बाहर इकट्ठा होते हैं वेपन्स के साथ रेडी में। थोड़ी देर के बाद हुगो वहाँ पर भागते हुए आता है और वो बुरी तरीके से घायल होता है और उसका एक हाथ नहीं होता। वो सबको कहते हैं कि क्राय बिल्कुल सही था, जंगल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्लाइम मोस्टर छुपा हुआ
हुआ है। तभी वुल्फ पेंटोम, जिसका बॉडी सीरम की वजह से स्लाइम बन चुका होता है, सामने आ जाता है। स्पैम तुरंत एक तीर निकालता है और मॉन्स्टर की पेंगों पर निशाना लगाता है ताकि वो उसे हिलने से रोक सके। बाकी मैजिशियंस उस स्लाइम पर फायर और आइस से अटैक करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी बीच जिसिन और हीलर हीगो के पास आते हैं और हीगो उन्हें बताता है कि उसने खुद देखा था कैसे दो अजनबी आदमी ने वुल्फ पेंटोम के शरीर में कुछ इंजेक्ट किया, जिसके बाद वो स्लाइम बन गया। मॉन्स्टर सारे मैजिक अटैक से निकलकर बाहर आ जाता है, बिल्कुल बिना किसी डैमेज के। सवीन फिर डिसाइड करता है कि वो फिजिकल अटैक ट्राई करेगा। वो अपना बो उठाता है और स्लाइम पर एक के बाद एक 6 एरोस छोड़ देता है, लेकिन वो एरोस भी कोई असर नहीं करते। सवीन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, ना तो मैजिक काम कर रहा था और ना ही फिजिकल पावर। फिर भी वो सब हंटर से कहता है कि जब तक हो सके वो लोग फाइट करते रहे। स्लाइम वुल्फ अटैक करना स्टार्ट करता है। स्वेन सबको कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना और उसके अटैक से बचे, क्योंकि मॉन्स्टर की स्पीड थोड़ी स्लो है। और वो सीधा सोफिया के पास भागता है और उससे पूछते क्या उसके पास वो एंटी स्लाइम केमिकल है। सोफिया कहती कि अगर वो मॉन्स्टर उस केमिकल को छू लेगा तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीवन उसी मिशन पर निकल पड़ता है कि वो किसी तरह से उस मॉन्स्टर को उस केमिकल से टच करवा सके। लाइट उस वुल्फ स्लाइम को अपनी तरफ खींचने के लिए भागना स्टार्ट करता है। वो जानता है कि अगर ये स्लाइम उस केमिकल से टकरा गया तो वो सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही वुल्फ स्लाइम उसकी तरफ जंप करता है, सीवन तुरंत एक वायल जमीन में गाड़ देता है और साइड हो जाता है। स्लाइम उस वायल पर गिरता है और जैसे उसका टच केमिकल से होता है, उसके अंदर की छोटी छोटी एक्सप्लोजन होने लगती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि अब तो ये फाइट खत्म हो गई, लेकिन वो स्लाइम उन एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिंदा रहता है। ये देखकर वियान का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो स्लाइम होता तो वो कब का मर गया होता। तभी उसके पास खड़ा एक आर्मर्ड बंदा आता है, जो कि क्रिस्ट ने ये कहा था कि वो एक स्लाइम जैसा क्रिएचर है, स्लाइम नहीं। सेवन गुस्से से उस पर और बाकी सभी ग्रीपर्स पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर किरी आ जाती है। वो क्राई से लिटरली रिक्वेस्ट करके आई होती कि उसे व्हाइट वुल्फ्स के डैन का चार्ज दिया जाए। किरी तुरंत बताती कि वो इस स्लाइम को तुरंत हंट नहीं कर पाएंगे। वो कहती कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा माना ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका पूरा बॉडी एक शील्ड बन गया है। ये एक ऐसा क्रिएचर है जैसा उसने कभी नहीं देखा, इसलिए वो इंटरेस्टेड हो जाती है। सिर्फ एक बार उस स्लाइम को देखते ही किरी समझ जाती है कि वो वुल्फ पेंटोम कैसे मेल्ट होकर स्लाइम में बदला। वो बिना डरे उस मॉन्स्टर के पास जाती है, उसके अटैक्स को इजीली डॉज करते हुए। तभी उसे समझ में आता है कि वो उन लोगों का शिकार कर रहा है जिनके पास सबसे ज्यादा माना है, ताकि उस पुराने फॉर्म में वापस आ सके। किरी उस मॉन्स्टर के लिए थोड़ा ठंडा फील करती है। उसे लगता है कि ये किसी का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, इसलिए वो सोचती है कि उसे मर्सी किल करना होगा। वो एक वाइल उस स्लाइम की तरफ फेंकती है और वैन को कहती है कि उस पर टूट पड़ो। वैन, जिसको अब हायाकी का अपग्रेडेड वर्जन कह रहे हैं, सीधा उस वैल के स्लाइम के सर पर शूट मार देता है। किरी बताते कि उस वैल में एंटी मैजिक था, जो कि उस मॉन्स्टर की डिफेंस पावर को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर गार भी पूरे बैटल गियर में आ जाता है, जिसे देखकर स्वेन बहुत ही चौंक जाता है। किरी एक्सप्लेन करती कि उसने पहले गियर से फाइट मांगी थी, क्योंकि अनलाइक उसकी सिस्टर लिज वो पुराने रास्ते दौड़ के नहीं आ सकती थी। स्वेन के दिमाग में अभी भी सवाल चल रहे होते हैं। तब किरी उससे कहती कि उसे अंदाजा हो गया कि ये सब किसने किया है और क्यों किया है। किरी सबको एक कैंप ले जाती है, जहाँ पर वो सबके सामने अशाकिक टावर और उसके लीडर मास्टर मैच के बारे में बताती है। वहाँ कुछ बड़े ऑफिस टाइप दिखने वाले लोग कहते हैं कि मैक्स तो इंपीरियल कैपिटल से सालों पहले बैन हो चुका था। किरी उनसे कहती है कि तुम लोग वाकई में ये सोचते कि वेंस यूजफुल है। वो सबको बताती है कि ये वॉलेट जहाँ पर है वो सब है। एसिड टावर का बेस बन चुका है, कोई आम जगह नहीं है। सोफिया सजेस्ट करती है कि शायद से उन लोगों के पास में इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी हो सकता है। किरी कहती कि हाँ, वो इस लड़की को अच्छी तरीके से जानती है, वो सच बोल रही है। किरी सबको बताती कि एसिड टावर अपनी रिसर्च को छुपाने के लिए वॉर की तैयारी कर रहा है। वो इस बार इनके इलीगल डेंजरस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए डिटरमाइंड है और इस काम के लिए वो सबसे कहती कि अब तुम लोग मेरे साथ चलो। किरी कहती कि वो क्राई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। सब लोग फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी विन का असिस्टेंट कहता है कि किरी काफी हिम्मत वाली लगती है। विन उससे घूरते हुए कहता है कि उस लड़की को कभी भी कमजोर मत समझना। वो अपनी कमजोरी को अपना वेपन बना लेती है और हर तरह का तरीका यूज करती है जीतने के लिए। इस सीन में वो भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, बिल्कुल उन ग्रीवर्स की तरह। वहीं दूसरी तरफ लिज क्राई की गोद में बैठे हुए उसके ऊपर ग्राइंड कर रही होती है और उससे कहती कि वो उसे जाने दे, ताकि वो किरी की मदद कर सके, क्योंकि किरी सबसे कमजोर है। लेकिन क्राई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसके टंट्रम्स को इग्नोर कर देता है। व्हाइट वुल्फ डैन के अंदर जो भी आसिक टावर का हाइड आउट है, वहाँ कुछ बड़े लोग सोफिया के छोड़े गए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ रहे होते हैं। उसमें सोफिया ने लिखा होता है कि उन्हें कैप्चर्ड पेंटोम्स को एक एक करके रिलीज करना चाहिए, लेकिन वो लोग उस बात से एग्री नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हंटर्स उन्हें आसानी से हरा देंगे, चाहे उनके मास्टर ने सोफिया को पूरा कंट्रोल दे दिया हो। फिर भी वो लोग ये मान लेते हैं कि एक लड़की को जंग के बारे में क्या पता, इसलिए अब कमांड उनके हाथ में होनी
चाहिए और सोफिया के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि सारे पेंटोम्स को एक साथ रिलीज किया जाएगा। केव के बाहर कीरी और बाकी एडवेंचरर्स दो आसिफ टावर के मेंबर को इंट्रोगेट कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने पकड़ा होता है। कीरी उन दोनों से कहती है कि अगर अपने मास्टर मैग्यूस का लोकेशन बताए तो वो उन्हें छोड़ देगी और वो दोनों बेवकूफ उसके लिए अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन कीरी का असली एम उनसे लोकेशन लेना नहीं था, वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती थी कि मैग्यूस ही उस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। अब वो उन प्रिजनर से कहती है कि या तो आराम से बात करे या फिर उसके तरीके से। जब दोनों मना कर देते हैं तो कीरी एक तुरंत सीरम निकालती है ताकि उनसे सच बुलवाया जा सके। लेकिन तभी गवर्नमेंट ऑफिशियल बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि दूसरों के माइंड को मैनिपुलेट करने वाले सब्सटेंस इलीगल है। कीरी उनसे सीधा सवाल करती है, तुम लोगों को लॉ की चिंता ज्यादा है या मैग्यूस को पकड़ने की। गार भी कीरी का साइड लेता है और ऑफिशियल से कहता है कि उसे अपना काम करने दो। कीरी सबको एश्योर करती है कि वो बस थोड़ा सा माइंड गेम खेल रही है। वो तुरंत सीरम एक्चुअली एक एक्सोटिक फ्रूट फ्लेवर का ग्रेजुएट होता है। वो पूरा सीरम पी जाती है और उसी मोमेंट एक जबरदस्त रोर पूरे कैंप को हिला देता है। सब लोग भागकर बाहर जाते हैं। वहाँ एक जायंट वुल्फ स्लाइम उनकी तरफ आ रहा होता है और इस बार वो स्लाइम लाल रंग का होता है और पहले से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। कीरी तुरंत कहती है कि हमें इसके आसपास के बैरियर्स को एनालाइज करना होगा ताकि उसे तोड़ा जा सके और इसके लिए जरूरत है टैंकर्स की जो कि मोस्टर के सामने खड़े होकर उसकी अटैक को झेलें। सब डरे हुए होते हैं, फिर भी एक टैंकर हिम्मत करके मोस्टर के सामने आ जाता है। मोस्टर तुरंत अटैक करता है और उसका शील्ड हवा में उड़ जाता है। कीरी तुरंत सब मैजिशियन को कमांड देती है कि वो हर तरफ से वुल्फ स्लाइम पर अटैक करे। जब उस स्लाइम के अगेंस्ट मैजिक यूज हो रही होती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास का मैजिक बैरियर उसे क्लोज कॉम्पैक्ट अटैक से इम्यून बना रहा है। वो सोचने लगती है कि आखिर इस मोमेंट को कैसे रोका जाए। तभी अचानक से एक ब्लू वुल्फ स्लाइम वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सब लोग पैनिक कर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तुरंत रिट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन कीरी वहाँ कामली कहती है कि मुझे नहीं पता है कि आसिफ टावर कैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग इतने इडियट होंगे। वो सबको तुरंत अटैक रोकने को कहती है और सबको सेफ जगह पर रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है। तभी दोनों मोस्टर्स रेड और ब्लू वुल्फ स्लाइम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। कीरी सबको एक्सप्लेन करती है कि वुल्फ स्लाइम उन दुश्मनों पर अटैक करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा माना होता है और इसी वजह से वो अपने ही टीममेट्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में और भी वुल्फ स्लाइम वहाँ पर आ जाते हैं और सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उन दो प्रिजनर्स के होश उड़ जाते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। उनका सो कॉल्ड पावरफुल वेपन फेल होता देख वो सभी बहुत ही शौक होते हैं। बेस के अंदर मैग्यूस उन लोगों को डांट रहा होता है जिन्होंने ये मिस्टेक की। वो कहता है कि पहले दो मोस्टर्स को आपस में लड़ते देखने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं किया। सोफिया एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू उनसे जुड़ी होती है। वो कहती है कि अब मोस्टर के मैटर में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास और भी ट्रिक्स बाकी है। सोफिया सभी को बताती है कि सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है क्योंकि कीरी और गार दोनों हंटर्स के ग्रुप में शामिल हो गए। मैग्यूस के एक आदमी लोकी गार का नाम सुनते ही घबरा जाता है, लेकिन सोफिया कामली कहती कि अभी भी जीतने का चांस उनके पास है। वो कहती कि रिट्रीट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके दो लोग भी हंटर्स के पास प्रिजनर्स बने हुए हैं। चाहे वो कुछ भी ना बताएं, लेकिन कीरी किसी न किसी तरीके से उनका बेस्ट ढूंढ ही लेगी। इसलिए सोफिया प्लान बनाती है कि एनिमी को उनके बेस तक लूर करे उससे पहले कि वो तैयार हो पाए और फिर उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दो मास्टर के ट्रम्प कार्ड से। उसका पहला मूव होता है एक क्रेजी पावरफुल ब्लास्ट को रिलीज करना जिसका नाम होता है मैलिक ईथर। ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि अकेला ही पूरे हंटर्स को ओवरवेम कर सकता है, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग मोड में, इसलिए किसी को उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा। सोफिया उस इडियट को फ्लिक बुलाती है जिसने पिछला काम बर्बाद किया था। वो उससे कहती है कि अब उसके पास अपना पोटेंशियल प्रूव करने का मौका है। वो फ्लिक से कहती है कि मैलिक ईथर को कंट्रोल करो और सभी हंटर्स को राउंड अप करो। फ्लिक उसकी बातों से हट होता है, लेकिन वो मैग्यूस के सामने कसम खाता है कि वो इस बार सब कुछ सही करेगा और हंटर्स को उनके बेस तक ले आएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेजर हंटर्स के बेस पे नोट सोफिया कीरी को अपने काम में बिजी देख रही होती है। वो सोचती कि कीरी हमेशा से एक जीनियस थी, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो हमेशा मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग थी। कभी कभी सोफिया अपने आप को उसकी छाया में महसूस करती थी और इनसिक्योर फील करती थी। सीन थोड़ा इंटेंस होते जा रहा होता है, तभी अचानक से सावन आकर सोफिया के पास आता है और उसे उसकी सोच से बाहर निकालता है। वो थोड़ा सरकास्टिक मूड में बोलता है, वैसे तुम्हारी जो एंटी स्लाइम मेडिसिन थी उसका तो कोई असर हुआ ही नहीं मोस्टर पे, शायद इसलिए क्योंकि वो स्लाइम था ही नहीं। क्राई को और डिटेल्स देनी चाहिए थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस बात पर नहीं रुकता और तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। वो सोफिया से पूछते कि वैसे ये दो प्रिजनर्स तुम्हें इतना गौर क्यों कर रहे हैं, तुम तो इस कैंप की सबसे प्रिटी लड़की हो ही नहीं। सोफिया हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, मुझे नहीं पता, शायद से उनकी आंखों का इल्यूजन हो। सवान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि अगर कुछ भी अजीब हो तो मुझे बताना। सीन शिफ्ट होता है। कीरी ने फाइनली आसिफ टावर के बेस का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लिया होता है। उसने ट्रेनर के स्ट्रक्चर और वहाँ फ्लो हो रही माना एनर्जी को एनालाइज किया था। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं उसकी एनालाइज देखकर। फिर कीरी उन प्रिजनर्स की तरफ देखती है और उनसे पूछती तो क्या मेरी गेस्ट सही थी। उनकी पैनिक फील्ड रिएक्शन ही सब कुछ क्लियर कर देते हैं। वो दोनों तुरंत एक रेड हेड एल्केमिस्ट को बुलाने लगते हैं। फ्री करो हमें सोफिया। हंटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। कीरी डीप ब्रीथ लेती
लेती है और कहती है, ये तो है सोफिया, मेरी आर्क एनिमी, मैग्यूस की स्टूडेंट्स। मैं उसे काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, पर हमेशा उसके छोटे छोटे ट्रेस ही मिलते थे। फिर किरी कहती है, मैग्यूस और सोफिया दोनों को पकड़ना ही पड़ेगा, तभी आसिक टावर का अंत हो सकता है और इस बार मैं सोफिया के साथ अपना पूरा हिस्सा बराबर करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी ही देर में लिज और क्राई बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लिज ने लिटरली क्राई को घसीट कर यहाँ तक लाया होता है और क्राई के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मर जाऊंगा। उसकी रेलिक्स प्रॉपर्ली चार्ज नहीं होते और सेफ्टी रिंग भी कम पड़ जाती है। वापस कैंप के अंदर हंटर रेडी हो रहे होते हैं आसिक टावर के बेस पर अटैक करने के लिए। तभी एक अजीब सा दिखता हुआ हंटर जिसका हाथ टूटा होता है किरी से कहता है, अगर मैंने क्राई की बात पर पहले ही विश्वास किया होता तो शायद से मेरा हाथ भी ठीक होता। फिर वो पूछता है, वैसे ये क्राई कौन है और इतना सीरियस क्यों है, सब उसके बारे में। किरी थोड़ा प्राउड टोन में बोलती है, वो एक दिन लेवल 10 का हंटर बनेगा। ये सुनकर वो हंटर चौंक जाता है, सीरियसली? किरी कहती है, चाहे वो रैबिट जितना वीक होता फिर भी सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर होता, पर इस बार तो वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग निकला। तभी अचानक आसमान में लाइटनिंग चमकने लगती है। एक तीर की तरह लाइटनिंग एकदम से किरी के ऊपर गिरती है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं। ये अटैक किया होता है एक इंसान फ्लिक ने। वो एक फ्लाइंग लाइन मोस्टर पर बैठा होता है और चिल्लाता है, ये मेरी अल्टीमेट स्पेल है जो कि किसी को भी तुरंत मार सकती है। वो नीचे आता है जहाँ पर सब हंटर्स गिर चुके होते हैं और कहता है, अब मैं मेन मास्टर को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं सोफिया से बेहतर हूँ। पर तभी किरी खुद उठ जाती है। वो उससे कहती है कि इस लेवल की स्पेल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं हाई लेवल ट्रेजर वॉलेट्स में सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें फेस कर चुकी हूँ। फ्लिक शॉक हो जाता है, ये मेरी अल्टीमेट स्पेल थी। और बिना टाइम वेस्ट के किरी उस पर एक वाटर गन से शूट करती है जिससे फ्लिक तुरंत हील हो जाता है। क्राई बिना किसी हेजिटेशन के फ्लिक पर चार्ज करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वो उसकी फ्लाइंग लाइन पर अटैक करता है, वो मोस्टर तुरंत ही क्राई को एक जोर से पीछे धकेल देता है। मोस्टर क्राई पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। वो अपना जाइंट एक्स लेकर आता है और एक ही पावरफुल स्विंग में उस मोस्टर को दो हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ किरी सभी इंजर्ड हंटर्स को अपने वाटर गन से हील कर रही होती है। वापस आसिक टावर की बेस में मैग्यूस गुस्से से चिल्ला रहा होता है। उसे फ्लिक पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मोस्टर लेकर आया था, जबकि उसे सब मोस्टर ले जाने थे। उसके सब वॉरियर्स उसे बताते हैं कि फ्लिक का अल्टीमेट अटैक भी यूजलेस था और हंटर्स अभी भी उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबोर्डिनेट्स मेगास से कहते हैं कि वो सब बेस को छोड़कर निकल जाए जब तक कि वो हंटर्स को रोककर टाइम ले सके, और मेगास ये सुनकर मना कर देता है। उसका कहना होता है कि जब तक उसके पास सोफिया और उनका ट्रम्प कार्ड है तब तक उनका बेस नहीं गिर सकता। उसका मानना होता है कि अपने डिसेबल के साथ बैटल देखना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। वो सबसे कहता है कि पूरी ताकत के साथ फाइट करते रहो, और सब उससे वादा करते हैं कि वो जीतेंगे। तब तक कि सेब और बाकी लोग आशिक टावर के बेस के एंट्रेंस तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सेब थोड़ा डाउटफुल होता है और वो कहता है कि बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के अंदर जाना सही नहीं होगा। तभी गार्ड कहता है कि उसकी प्रेजेंस ही काफी है और अब उसे लीज को दिखाना है। उसके अंदर भी वही पुराना जुनून जिंदा है। ये देखकर वो सब लोग केव के अंदर घुसते हैं, लेकिन टावर के मेंबर्स भी रेडी होते हैं अपने फ्लाइंग लायन के साथ उनका सामना करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक होती है टाइम गेन करने के लिए, क्योंकि अंदर लेब में मैग्यूस अपना असली ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर रहा होता है। वो एक बटन प्रेस करता है और एक स्टोन स्टैचू टूट जाता है जिसमें से एक जायंट गुलेम बाहर निकलता है। मैग्यूस प्राउडली कहते हैं कि ये आशिक टावर का सबसे बड़ा और पावरफुल वेपन है और कोई भी इसे नहीं हरा सकता। गुलेम केव से बाहर पहुंचते हैं जहां पर गार्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। गुलेम अपनी हैवी शॉट से डायरेक्ट अटैक करता है और गार्ड को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है उसे रोकने के लिए। ये देखकर आशिक टावर के बाकी मेंबर्स ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं और फ्लाइंग लायन के साथ हवा में ऊपर जाते हैं ताकि अटैक से दूर रहा जा सके। सब लोग या तो फाइट कर रहे होते हैं या अपने टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच दोनों प्रिजनर्स अपने हाथ की रोप काटने की कोशिश करते हैं। तभी एक फ्लाइंग लायन सेब पर अटैक कर देता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन सेब खुद को हील करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि किसी भी हाल में उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। लग रहा होता है कि ट्रेजर हंटर्स अब थक चुके हैं और वो सब खत्म होने वाला है। तभी अचानक लिज बैटलफील्ड में एंटर करती है। वो सुपर स्पीड में एक फ्लाइंग लायन को अटैक कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। सबके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और सेब सबको चिल्लाता है, अब बस चार्ज करो। दूसरी तरफ क्राई और टीनो जंगल के बीच अकेले होते हैं। क्राई थोड़ा वॉरिड होता है क्योंकि लिज फाइट करने के लिए आगे निकल चुकी होती है और अब उसके पास कोई रिलेबल बॉडीगार्ड नहीं होता। तभी टीनो को एक प्रेजेंस फील करती है और तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो क्राई से पूछती है क्या मैं हैंडल करूं, पर क्राई उससे कहता है कि छोड़ दो, शायद से जंगल के कुछ वाइल्ड एनिमल्स ही होंगे। लेकिन जो लोग टीनो फील कर रही होती वो आशिक टावर के प्रिजनर्स होते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाते कि क्राई उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहा है। असल में क्राई को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी उसके नाइट विजन लेंस का पावर चला जाता है और वो टीनो से कहता है तुम ही रास्ता दिखाओ, बैटलफील्ड पर वापस चलना है। वही बैटलफील्ड में लिज फ्लाइंग लायंस को लिटरली धूल चटा रही होती है और दूसरे ट्रेजर हंटर से पूछती बस इतने से मोस्टर से तुम लोग परेशान हो गए। उसका एटीट्यूड पूरे सेवेज में होता है। वो किरी को वीकलिंग तक कह देती है और किरी उससे गुस्से में पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिज कैजुअली कहती है क्राई से मैंने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और वो दोबारा से एक्शन में घुस जाती है। लिज अपने लाइटिंग फास्ट स्पीड के साथ गुलेम पर अटैक करती
करती है, लेकिन उसे ये लड़ाई एक्सपेक्टेड से ज्यादा टफ लगती है। फिर भी वो अपनी फुल स्पीड में कॉम्बैट्स के साथ गुलेम को पीछे धकेलती है और उसके कुछ पार्ट्स क्रैक होने लगते हैं। इस फाइट को देखकर छोटा ग्रेग इंस्पायर हो जाता है। वो भी अपने एक्स के साथ गुलेम पर अटैक करता है और इम्पैक्ट के टाइम पर उसका एक्स गुलेम को फ्रीज कर देता है। गुलेम जमीन पर गिर जाता है और सेब उस पर एम करता है। गुलेम एक सेकंड के लिए पावर डाउन होता है, लेकिन तुरंत रिबूट हो जाता है और दोबारा ऑफेंसिव मोड में आ जाता है। गार अपने आइस एक्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन गुलेम पूरा ईगल निकलता है। वो अटैक डोज करता है और एकदम से हाई जंप मारकर गार के ऊपर से निकल जाता है। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा मेटल जंक इतना तेजी से मूव कैसे कर सकता है। ये सब देखकर उन्हें एंसो याद आ जाता है, जो कि ग्रीवर्स के 6 टॉप फाइटर में से एक था और गोलेम की तरह ही साइज में बड़ा और उससे भी ज्यादा अगील था। लिज ये सोचती है कि शायद ये गोलेम एंसो के मॉडल पर बनाया गया हो, पर उसके लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस गोलेम को तोड़ना है। वो अटैक करने के लिए लीप करती है, पर गोलेम अपना हाथ अलग करके एक कैनन रिवील करता है। कैनन से निकलता है एनर्जी ब्लास्ट उसके बैली को ग्रेस करता है, जिसकी वजह से लिज को पीछे हटना पड़ता है। वो लॉन्ग रेंज अटैक हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है जब तक गोलेम उस पर शॉट्स फायर नहीं करता। किरी ये सब देखकर सोचती है कि गोलेम को सिर्फ ब्रूट फोर्स से हरा पाना मुश्किल होगा, शायद से इसकी बैटरी ड्रेन करना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लिज इस बात को पर्सनली ले लेती है और वो इस बात को प्रूफ करने के लिए खुद ही गोलेम को हरा सकती है। वो उस पर एक पावरफुल कॉम्बो अटैक चला देती है। गोलेम नीचे गिर जाता है और तभी गार आता है, अपने एक्स से उसके पैर पर फाइनल अटैक करके काम तमाम कर देता है। जैसे ही गोलेम अपने हाथ के थ्रदर से उड़ने लगता है, लिज उसे हराने की उम्मीद छोड़ देती है। तभी क्राई वहाँ पर आ जाता है और सबसे कैजुअली पूछता है, सब ठीक है ना? उसके सामने इतना बड़ा गोलेम खड़ा होता है, लेकिन क्राई के चेहरे पर 1% भी टेंशन नहीं होती। सबको लगता है कि अब तो फाइट खत्म समझो, क्योंकि सबसे पावरफुल हंटर आ चुका है। लेकिन बिना किसी वार्निंग के गोलेम तेजी से उड़ता है और सीधा क्राई की तरफ आता है। तीनों डर के मारे क्राई से चिपक जाती है। क्राई फिर भी ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ भी ना पता हो। तभी अचानक गोलेम जमीन से टकरा जाता है और पीछे जा गिरता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। गोलेम वॉल से टकराकर पावर डाउन हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं और क्राई से पूछते हैं इस बार कौन सा सीक्रेट मूव किया। लेकिन सच तो ये होता है कि क्राई ने तो गोलेम को देखा भी नहीं था, उसके लेंस से माना खत्म हो चुका था। क्राई उल्टा टीनो से पूछता है, सब लोग इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ? इस एक्सीडेंट के बाद फाइट ऑफिशियली खत्म मान ली जाती है और सभी ट्रेजर हंटर्स आसिक टावर के बेस में घुस के जितना कुछ मिलता है वो सब लूट लेते हैं। तभी क्राई को किरी का मैसेज मिलता है। वो क्राई का शुक्रिया अदा करती है कि उसने लिज को टाइम पर उनकी हेल्प के लिए भेजा। लेकिन ये वॉर अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई होती है। किरी अब डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर आसिक टावर को डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरी तरफ वो प्रिजनर्स जो कि एस्केप हुए थे, अब मैग्यूस और उसके बच्चे कुछ लोगों से मिलते हैं जो बैटल हारने के बाद वहाँ से भाग गए थे। प्रिजनर्स मैग्यूस को बताते हैं कि उनके दुश्मन ग्रुप में एक रेड हेयर्ड एल्केमिस्ट थी और वो 100% श्योर है कि वो सोफिया ही है। मैग्यूस सुनकर सोच में पड़ जाता है, अगर सोफिया सच में उनके एनर्जी ग्रुप में घुस चुकी होती तो कुछ बदल हो सकता। लेकिन अब मैग्यूस में क्राई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची। वो सोच भी नहीं सकता है कि क्राई के आगे क्या करेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसके अंपायर को छोड़ देना चाहिए। वो अपने लोगों से कहता है कि तुरंत सोफिया को वापस बुलाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है क्राई पर, जो कि अब भी एक ऑफिशियल मीटिंग में होता है गार और उसकी एक सरकारी ऑफिसर के साथ। वो लोग क्राई से पूछते आसिक टावर के बारे में जितना पता हो सब बता दो। क्राई सीधा बोल देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं कि किरी से पूछो, उसने सब कुछ हैंडल किया था। जब वो ऑफिसर किरी का नाम सुनता है तो सब घबरा जाते हैं। 3 साल पहले एक मेजर जेल ब्रेक हुआ था जिसका पूरा इल्जाम किरी पर लगा था। उस वजह से उसका रैंक गिरकर लेवल 2 पर आ गया और उसका टाइटल भी छीन लिया गया। लेकिन गार ने उस टाइम पर्सनली इंटरफेयर करके उसे इनोसेंट साबित किया। तब से सरकारी लोग किरी से दूर ही रहते हैं। फिर वापस आसिक टावर के टेम्परेरी बेस पर सीन आ जाता है। वहाँ मैग्यूस के डिसेबल एक लड़की को पकड़कर मैग्यूस के पास जाते हैं, जो कि उनके हिसाब से सोफिया है। वो लड़की डर के मारे कांप रही होती है और वो पूछती है, आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैग्यूस उससे कहता है कि एक्टिंग बंद करो, लेकिन लड़की बार बार इंसिस्ट करती है कि मैं सोफिया नहीं हूँ। तभी एक फ्लाइंग लायन आकर उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन उस लड़की पर अटैक नहीं करता। ये देखकर मैग्यूस फाइनली रियलाइज करता है कि शायद से ये लड़की सच कह रही है, ये सोफिया नहीं है। तभी असली सोफिया वहाँ पर आ जाती है, हाथ में एक वाइन की बोतल लेकर। सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सोफिया को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी जैसी दिखने वाली उस लड़की को देखकर भी शांत रहती है। मैग्यूस उसे देखकर बहुत ही हैरान होता है, लेकिन सोफिया कामली कहती है, हाँ दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो फर्क भी तो बहुत है। और उसी पल वो अपना विग और रोब उतार देती है। सब शोक में चले जाते हैं, क्योंकि अब सबको पता चलता है कि ये लड़की तो असल में किरी थी। मैग्यूस गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने हिम्मत कैसे की सोफिया का भेष बनाने की। किरी उसे कामली जवाब देती है, मैग्यूस मैं ही तो सोफिया हूँ, तुम जानते हो ये बात। सब लोग अब और भी ज्यादा शोक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि किरी तो स्टार्टिंग में ही उनका धोखा दे रही थी, लेकिन किरी उन्हें समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आसाकिक टावर सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं मैग्यूस के काम से बहुत ही
प्रभावित थी। वो कहती कि आज भी वो मैग्यूस के नॉलेज के लिए जुनून और उसकी क्यूरियोसिटी की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए उसने उसकी मदद की क्योंकि वो खुद भी देखना चाहती थी कि इस रिसर्च का क्या रिजल्ट होगा। लेकिन अब वो मैग्यूस को रोकने के लिए आई। किरी बताती कि क्राय ने जब मैग्यूस के लोगों को पकड़ा था तब भी उन्हें छोड़ दिया बिना किसी सजा के। वो सिर्फ किरी को सिग्नल दे रहा होता है कि अब सब कुछ बंद करो और वापस से लौट आओ। किरी ये भी एश्योर करती कि उसने क्राय को कुछ भी लीक नहीं किया, लेकिन क्राय एक ऐसा इंसान है जो कि झूठ को भी देख सकता है। उसने पूरा इन्वायरमेंट इस तरह से सेट किया था ताकि तुम लोग अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग हंटर्स के अगेंस्ट टेस्ट कर सको, और मोस्टली वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा। जब कल रात गोलेम ने क्राय पर अटैक किया था तब किरी ने आकर बीच में उसको रोका क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। किरी सबको बताती कि रिसर्च कॉन्सिफिकेट हो चुकी है और अब सभी लोग अरेस्ट होने वाले, लेकिन वो कहती कि रिसर्च बंद नहीं होगी, वो इसे सीक्रेटली कंटिन्यू करेगी। वो कामली कहती है क्योंकि जो इंसान सोफिया के नाम से जाना जाता था वो तो कभी था ही नहीं, तो पकड़ा कैसे जाएगा। अब सारी जिम्मेदारी मैग्यूस पर आने वाली थी। उसके बाद किरी अपने असिस्टेंट के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हारी यूनिक रेड बालों ने मुझे भीड़ में अलग दिखने का चांस दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा लुक बोरो किया। वो लड़की रो पड़ती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी एशिक टावर के डिसेबल किरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किरी तुरंत फ्लाइंग लायन को बुलाती है और उससे कहती है कि लायन उसके सामने आ जाता है और सब लोग पीछे हट जाते हैं। मैग्यूस इस बार एक पावरफुल फायर स्पेल करता है जिससे कि लायन मर जाता है, लेकिन किरी बिल्कुल भी सेफ रहती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने क्राय की गुमशुदा स्लाइम को ढूंढ लिया था और उस स्लाइम ने उस फायर अटैक को ऑब्जर्व कर लिया किरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उस स्लाइम लायन की डेड बॉडी को खाना शुरू कर देता है। किरी प्राउडली बताती है कि ये मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन है, ये माना को खाकर ग्लो करता है और हमेशा इवोल्व करता रहता है। मैग्यूस ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि इसका मतलब था ये स्लाइम तो पूरा वर्ल्ड भी खा सकता है। किरी कामली कहती है मैं सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहती थी, एक पावरफुल मैच के अगेंस्ट, बस इतना ही। जैसे मैग्यूस के डिसेबल स्मोक बम एक्टिवेट करते हैं वो उससे बोलते हैं कि वो तुरंत भाग जाए जब तक कि वो लोग गोल्डन स्लाइम को रोकते हैं। मैग्यूस भागता है लेकिन रास्ते में एक हैवी मस्कुलर आदमी से टकरा जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। तभी किरी वहाँ पर आती है और कहती है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन गुलेम्स बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक पेट शमीरा बनाएगी। उसने एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन को तोड़ दिया जहाँ से वो भागे हुए क्रिमिनल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके शमीरा क्रिएट कर रही थी। मैग्यूस को अब समझ में आ जाता है कि उसके सामने अब तक का सबसे रूथलेस इंसान खड़ा है। किरी अपना मास्क पहनती है और कहती है मैग्यूस भी एक परफेक्ट रॉ मटेरियल बनेगा। शमीरा ओल्ड मैन को मार देता है, बाकी सभी को अरेस्ट करने जाता है। किरी सबकी मेमोरी इरेज कर देती है, अपने असिस्टेंट की भी, और क्राय को रिपोर्ट देती है कि सब कुछ स्मूथली खत्म हो गया। वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो मटेरियल्स हैंडल करते वक्त ज्यादा केयरफुल रहेगी, लेकिन क्राय को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। थोड़े टाइम के बाद क्राय और किरीगार गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने जाते हैं एसेकिक टावर के कन्फिस्केटेड आइटम की रिगार्डिंग। क्राय कहता है कि उसे एसेकी गुलेम और दूसरी चीज चाहिए जिसका नाम वाटर से रैम करता है। ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गुलेम मांगना समझ में आता है, लेकिन वो पूछते कि क्राय को मैलिक ईथर क्यों चाहिए। क्राय के ईयर्स बहुत ही शार्प होते हैं, बिल्कुल हेलन किलर जैसे, और उसने ईथर्स को वाटर सुन लिया होता है। क्राय कॉन्फिडेंटली कहता है कि ओवेसली वो पीने के लिए मांग रहा था। सब उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता करने लगते हैं। लास्ट में ऑफिसर्स मैलिक ईथर दे देते हैं, लेकिन गुलेम को नहीं। किरी क्राय को थैंक यू बोलती है उसकी बिहाफ पे नेगोशिएशन करने के लिए। फिर वो जाती है अपने फेयरसम फ्लाइंग लाइन को रिट्रीव करने। तभी गार क्राय के पास आता है एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। वो बताता है कि एक ट्रेजर हंटर का पार्टी चेसिंग लाइटनिंग अभी कैपिटल में आया है। उनका लीडर अभी आर्नोल्ड हैक, एक लेवल 7 हंटर जो कि काफी फेमस है। क्राय बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछते कि ये वही बंदा है ना जो कि टर्मिनेटर में था। गार हंस पड़ता है और कहता है कि आर्नोल्ड ने एक ड्रैगन को मारा था। वो क्राय के शोल्डर पर हल्की सी टेप देता है और कहता है कि आर्नोल्ड से पंगा मत लेना, लेकिन उसकी हल्की से टेप से ही किरी का एक सेफ रिंग टूट जाता है। गार चला जाता है और क्राय एक पोस्टर नोटिस करता है ग्रैंड रेलिक एक्यूशन होने वाला है जहाँ रेयरेस्ट और बेस्ट रेलिक्स होंगे। वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते। क्राय सोचते कि क्या उसे किरी से थोड़ा पैसे उधार ले लेना चाहिए, जबकि अभी तक उसने पिछली बार का उधार भी वापस नहीं किया। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके पास आती है और अपना नाम बताती है, चोली, गार की भतीजी, और मुस्कुराते हुए कहती कि उनके अंकल तो काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। क्राय मजाक में कहता है कि वो लोग किसी नए बंदे आर्नोल्ड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। तभी किरी वहाँ पर पहुँचती है और दोनों क्लेन की तरफ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है नए बंदे आर्नोल्ड और उनकी पार्टी से। क्लेन पहुंचकर किरी उन्हें एक छोटी सी मैलिक ईथर दिखाती है जो कि काफी क्यूट लगती है। उसने उसे ये सिखाया होता है वो ना तो किरी और ना ही क्राय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बेबी क्राय के ऊपर कूद जाता है खेलने
खेलने के लिए, लेकिन उसके सिंपल प्लेफुल टच से भी क्राई के सेफ रिंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर किरी डिसाइड करती है कि उसका नाम गेटोरेड रखेगी, क्योंकि क्राई ने उसे पहली बार देखकर सोचा था कि वो कुछ पीने वाली चीज है। अब क्राई इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने रेलिक्स रिचार्ज करने में लगा होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त लूसिया, जो कि उनकी पार्टी की मेड है, वो घर वापस नहीं जा रही है, क्योंकि डंजन्स में से एक बहुत ही पावरफुल बॉस मॉन्स्टर उनका सामने आ गया है। इस बात पर किरी क्राई को एक स्पेशल रैलिक देती है, जिसमें एक इमरजेंसी स्पेल स्टोर किया जा सकता है। क्राई के पास ऑलरेडी एक रैलिक होती है, लेकिन किरी कहती है कि वो इसे भी रखे, शायद अपने लेफ्ट हैंड के रिंग के फिंगर में। उसके बाद किरी उसे एक मैसेज देती है, जो किरी खुद ज्यादा इंजॉय करती है क्राई से भी ज्यादा। क्राई बताता है कि उसकी रैली का माना खत्म हो गया है, तो किरी उससे कहती है कि अब सब कुछ उस पर छोड़ दो। किरी सभी ट्रेजर हंटर को इकट्ठा करती है और बताती है कि आज से उनका स्पेशल ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो किरी ने डिजाइन किया है मैजिक कल्टीवेशन टेक्निक्स के लिए। किरी सभी को वार्न करती है कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, लेकिन जो लोग इसे कंप्लीट करेंगे वो लूसिया के लेवल की मेज बन सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब किरी कहती है कि ये टेक्निक क्राई की बनाई हुई है, तो सब लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। तभी दो एल्फ्स लेसिप और क्रिस सामने आते हैं और नए मेथड को चैलेंज करते हैं। क्रिस क्राई को नीचे दिखाते हुए कहते कि उसकी सिस्टर को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, क्योंकि वो हर चीज में क्राई से बहुत ही बेहतर है। लेपिस भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी क्राई को लेकर ज्यादा ओपिनियन नहीं रखती। क्राई जानता है कि एल्फ्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनका मैजिक में भी बहुत ही अलग होता है, इसलिए वो किसी भी नॉर्मल मैच को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेपिस किरी से पूछती क्या वो सोरे की ये ट्रेनिंग किसी भी आदमी को लूसिया जैसे मेज बना सकती है, जिसे खुद एल्फ्स भी रिस्पेक्ट करते हैं। किरी कॉन्फिडेंटली कहती कि लूसिया भी इसी तरह की ट्रेनिंग से इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है। तभी एसपी की एक पार्टी की लड़की मैरिटिया सामने आती है। वो काफी नर्वस होती है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के लिए पहले वॉलंटियर बन जाती है। किरी मैरिटिया को एक काम देती है, क्राई के रेलिक्स को चेंज करना, लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं होता जितना की लगता है, क्योंकि रिंग चाहे जितना भी माना ले ले, वो फुल्ली चार्ज होने का नाम नहीं लेते। मैरिटिया पूरी कोशिश करती है, लेकिन रिंग कम्प्लीटली चार्ज नहीं होती। किरी उससे कहती है कि लगे रहो, और काफी मेहनत के बाद फाइनली मैरिटिया उस रिंग को चेंज कर देती है। पर किरी यहाँ भी नहीं रुकती, वो कहती कि और भी रेलिक्स हैं और अब उसे सभी मैजिक रिंग्स को एक एक करके चेंज करना होगा। मैरिटिया लगातार माना यूज करती रहती है और आखिर में वो थक कर बेहोश हो जाती है। तब किरी सबको बताती है कि ज्यादातर लोगों का माना कैपेसिटी उनके टीन एज तक रीच कर जाता है और उसके बाद वो और ज्यादा ग्लो नहीं करता। लेकिन अगर कोई अपनी बॉडी का पूरा माना एग्जॉस्ट कर दे, तो थोड़ा बहुत चांस है कि वो उनका मैक्सिमम माना कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा जाए। ये बात सुनकर सभी लोग कंप्लेन करते हैं कि ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उनका माना रिचार्ज होने में बहुत ही टाइम लगता है, चाहे वो एल्फ ही क्यों ना हो। लेकिन किरी के पास इसका भी सोल्यूशन होता है। वो एक स्पेशल मेडिसिन निकालती है और उसका कुछ ड्रॉप्स मैरिटिया के मुंह में डाल देती है। मैरिटिया एकदम से झटके से उठ जाती है और तुरंत मेडिसिन के गंदे टेस्ट की वजह से वापस से बेहोश हो जाती है। किरी सबको बताती है कि अब मैरिटिया की माना कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है और वो रिचार्ज भी हो चुकी है। फिर वो एक्सप्लेन करती कि लूसिया भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनी थी। वो पावर लेकर पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसने बहुत ही मेहनत की थी और ये गंदा मेडिसिन कई बार पिया था, जब जाकर वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन क्राई भी। ये पहले पता नहीं था कि लूसिया ने उसके रेलिक्स चार्ज करने के बाद इतनी तकलीफें झेली। किरी फिर एल्फ लोगों को चिढ़ाने लगती है, उनसे कहती है कि तुम लोग मैजिक पर इतना गर्व करते हो, तो फिर क्या तुम लूसिया जैसे नहीं बन सकते हो। ये सुनकर दोनों एल्फ्स चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। किरी शिमी को बुलाती है और उसके हाथ में क्राई के सभी रेलिक्स भरा हुआ बैग दे देती है। क्रिस उन रैलीज को एक एक करके चेंज करने लगती है। क्लैन के बाकी लोग भी बहुत ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सके। सीन चेंज होता है और क्राई और किरी लिज के घर आते हैं। वहाँ लिज बिना टॉवल के बाथरूम से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो टॉवल बेडरूम में भूल गई थी। ये देखकर किरी तुरंत क्राई की आंखों पर हाथ रख देती है ताकि वो अपनी सिस्टर को नेकेड ना देख ले। थोड़ा मजाक मस्ती होती है और फिर क्राई लिज से कहती कि वो उसकी और रिटर्न आने की खुशी में पार्टी करने वाला है। लिज क्राई को हक करने के लिए आती है, लेकिन किरी उसे रोक लेती है। क्राई फिर टीनो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगी। फिर सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर और ड्रिंक्स के लिए, और वहाँ पर लिज और किरी हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं जैसे पुरानी राइवल्स हों। किरी अपनी सिस्टर लिज को एक ड्रिंकिंग गेम के लिए चैलेंज करती है, लेकिन जब लिज देख नहीं रही होती है तब किरी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, पर उसे पता नहीं होता कि क्राई दोनों के जग को स्विच कर देता। अब किरी को वही स्पाइक ड्रिंक पीनी पड़ती है और वो तुरंत ही नशा चढ़ जाता है उसको। उसके बाद वो क्राई पर गुस्सा निकालने लगती है, कहती है कि तुम मुझे सिर्फ एक वॉकिंग पर्स की तरह ट्रीट करते हो। वो उससे पूछती क्या तुम्हें याद भी है कि तुम मुझसे कितने पैसे उधार ले चुके हो, और फिर कहती है तुम चाहो तो अपनी बॉडी से भी उस उधार का बदला चुका सकते हो। क्राई कुछ कह पाए उससे पहली लिज उस पर जम करके उसे नीचे गिरा देती है और ग्राउंड पर पिन कर देती है। तभी अचानक से बाहर से कुछ कमोशन सुनाई देता है। पता चलता है कि एक ट्रेजर हंटर गलती से एक आदमी से टकरा गया जिसका नाम आर्नोल्ड होता है, जिसका टेम्पर उतना ही छोटा होता है जितना कि उसका
छोड़ो पीपी साइज। आर्नोल्ड के साथ आने वाले सब लोग धमकाते हैं कि सब उसकी रिस्पेक्ट दो क्योंकि वो एक ड्रैगन स्लेयर है और लेवल 7 ट्रेजर हंटर है। ये सुनकर लिज और किरी दोनों बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं। अब आर्नोल्ड फुल एटीट्यूड में आता है और इनकीपर से कहता है कि उसके लिए ड्रिंक और लड़कियां लाओ। तभी लिज उसके पास जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी दोनों डिमांड को पूरा करने के लिए आई हूँ। आर्नोल्ड उसे ब्राड कहकर वापस भेजने को कहता है, लेकिन लिज तुरंत अपना ड्रिंक उसे सिर पर डाल देती है। सब लोग ये देखकर बहुत ही शौक में आ जाते हैं, लेकिन लिज यही नहीं रुकती। वो अपने जग उसके सर पर तोड़ देती है और फिर उस पर पैर रखकर कहती है कि तू वीक है और तुझे लेवल 7 रैंक मिलने का कोई हक नहीं है। आर्नोल्ड इतना गुस्सा हो जाता है कि कुछ भी नहीं बोल पाता। क्राई तुरंत वहाँ पर आता है और लिज को वहाँ से ले जाता है और आर्नोल्ड उसके ड्रंक बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अगले दिन ईवा क्राई को बताती है कि जिसको कल लिज ने मारा था वो ट्रेजर हंटर आर्नोल्ड था। वो कहती है कि उनका ग्रुप गलत था क्योंकि उन्होंने बिना वजह के फाइट की थी, लेकिन फिर भी आर्नोल्ड ने एक लाइटिंग ड्रैगन को हराया था, इसलिए उन्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। क्राई कहती है कि बस लिज का वो जग वाला हिट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आर्नोल्ड सब कुछ भूल जाए, लेकिन फिर भी वो एवा से कहती कि आर्नोल्ड के साथ एक मीटिंग सेट करो और गार को मेडिएटर बना दो। जब लाइटनिंग ड्रैगन की बात चालू होती है तो क्राई सडनली बोलता है कि अगर उसे ड्रैगन को सही तरीके से ग्रिल किया जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये सुनकर ईवा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ड्रैगन का पूरा बॉडी रेयर इंग्रेडिएंट से भरा होता है, कोई भी उसे खाने के बारे में सोचता भी नहीं। क्राई फिर कहता है कि एक बार किरी ने उसके लिए ड्रैगन स्टेक बनाया था, वो भी काफी टेस्टी। फिर वो रैम्बलिंग करता है कि लाइटनिंग ड्रैगन कितने डिलीशियस होते हैं और एंड में कहता है कि मुझे सीरियसली मत लेना, बस मुझे मीट की कर्विंग हो रही है। दूसरी तरफ आर्नोल्ड के साथी अब भी बार वाले सीन में घुसे होते हैं, लेकिन आर्नोल्ड क्लियरली समझ जाता है कि लिज काफी स्ट्रॉन्ग है। आर्नोल्ड अपनी बेइज्जती को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं होता, इसलिए वो अपनी क्रू के साथ गिल्ड पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती क्या वो कंप्लेंट फाइल करने आए, क्योंकि उसने सुना था कि बार में उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। तभी एक बंदा जो कि आजो जैसे हेयर स्टाइल रखता है बोलता है कि वो लोग कंप्लेंट करने नहीं आए, बल्कि उस लड़की का नाम जानने के लिए आए जिसने उसके बॉस पर अटैक किया था। तभी वहाँ पर गार आता है और आर्नोल्ड से कहता है कि जिस लड़की को वो आर्नोल्ड कह रहा है उसका नाम लिज है और उसका निक नेम है स्टीफील्ड शैडो, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट और साइलेंट होती है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। आर्नोल्ड उससे गुस्से में पूछता है कि तू कौन है बे। गार अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसे पहले ही पता था कि आर्नोल्ड की पार्टी शहर आने वाली है और इसलिए उसने लिज के गार्डियंस को वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो शायद भूल गया। ये सुनकर आर्नोल्ड के साथी और भी गुस्से में आ जाते हैं कि किसी ने उनके बॉस को इग्नोर कैसे कर दिया। फिर गार उनसे कहता है कि उन्होंने क्राई को बार में देखा होगा। वो बताता है कि क्राई चाहे जितना भी इजी गोइंग लगे, असल में वो एक लेवल 8 ट्रेजर हंटर है जिसका टाइटल है 1000 ट्रिक्स। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। गार उन्हें एश्योर करता है कि क्राई बुलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है कि जब तक तुम लोग सीधे रहोगे तब तक क्राई लिज को कंट्रोल में रखेगा। फिर वो बताता है कि क्राई ने उनके लिए एक मैसेज भी भेजा है और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी स्लिप निकाल कर पढ़ता है, लाइटनिंग ड्रैगन मस्ट बी रियली डिलीशियस, आर्नोल्ड शुडिंग ब्रिंग मी सम। ये पढ़ते ही गार वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आर्नोल्ड का गुस्सा अब भी लिमिट क्रॉस कर चुका होता है। वो उस मैसेज को एक इंसल्ट और चैलेंज समझ लेता है और अपनी पार्टी को फाइट के लिए तैयार रहने को कहता है। दूसरी तरफ क्राई अपने ऑफिस में ईवा से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसका किरी के ऊपर डिबेट अब 10 डिजिट तक पहुंच चुका है। ये सुनकर ईवा के तो होश उड़ जाते हैं। क्राई उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर बताता है कि किरी ने 2 सोल्यूशन सजेस्ट किए। पहला सोल्यूशन ये है कि क्राई उसे जेल में डाल दे, जैसे इलीगल डिबेट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ओब्वियसली क्राई ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा सोल्यूशन ये है कि वो किरी से शादी कर ले, क्योंकि उस केस में ये डिबेट फैमिली एक्सपेंसिव बन जाएगा और किसी भी तरीके का रीपेमेंट नहीं बचेगा। क्राई मजाक में कहता है कि शायद मेरी शादी ही मेरा डिबेट मिटाने का लास्ट रास्ता है। फिर वो ईवा से कहता है कि गुस्सा मत हो, वो सब पैसे वापस करेगा। ईवा उससे कहती है कि अगर वो नए डिबेट्स लेना पसंद कर दे तो अपने पार्टी की इनकम से वो किरी का पूरा डिबेट चुका सकता है। लेकिन क्राई को लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ग्रैंड एक्विजिशन भी अभी जल्दी आने वाला है। उसी वक्त आर्नोल्ड के साथ ही शहर में लोगों से क्राई के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि क्राई के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है और अब तो मिशन पर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे सब कुछ बोरिंग लगते हैं। आर्नोल्ड के लोग अपने बेस वापस जाकर उसे सब कुछ बताते हैं। आर्नोल्ड उनसे कहता है कि ये सब सिर्फ बकवास है, लोगों ने ये स्टोरी इसलिए बनाई है क्योंकि उन्हें असली सच पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्राई के लेवल 8 हंटर होने का फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी दिमाग में एक बात क्लियर होती है, क्राई डेफिनेटली कोई स्ट्रेटजिस्ट होगा जो अपनी पार्टी को लीड करके यहाँ रैंक हासिल की है। आर्नोल्ड को लगता है कि क्राई वीक नहीं है, बट वो श्योर है कि एक लेवल 7 फाइटर होने के नाते वो क्राई से इजिली बेटर होगा। दूसरी तरफ क्राई अपने राज के स्ट्रेस को भूलने के लिए बालकनी में आराम से सनशाइन एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक टीनो वहाँ पर जम करके आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्राई उसे स्माइल कर रहा था। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्राई मजाक में बोलता है कि थोड़े पैसे चाहिए। टीनो थोड़ी सैड हो जाती है, फिर भी अपनी सेविंग में कुछ पैसे देने को तैयार हो जाती है। क्राई उससे कहता है कि वो उससे कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी किरी का 10 डिजिट का लोन चढ़ गया है। ये सुनकर टीनो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब क्राई कैजुअली बोलता है कि अगर वो किरी से शादी कर ले तो ये लोन खत्म हो जाएगा, टीनो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि खांसी के साथ साथ खून तक निकल देता है। उसे
लगता है कि कीरी क्राई को अपना पूरा बना लेना चाहती है। क्राई हंसते हुए बोलता है कि वो सिर्फ जोक कर रहा था। फिर दोनों वॉक पर निकल जाते हैं ताकि मूड हल्का हो जाए। चलते वक्त टीनो सजेस्ट करती कि क्राई किसी हाई लेवल वॉलेट में जाकर कुछ रेयर रेलिक्स ले जाए जो कि उसके लिए पैसे कमा सके। पर क्राई क्लियरली बोलता है कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ। उसी वक्त आर्नोल्ड और उसकी पार्टी क्राई के क्लैन बिल्डिंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें शौक तब लगता है जब क्राई को अकेला खड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली उनके सामने। क्राई उन्हें बार वाले इंसिडेंट से याद कर लेता है और आर्नोल्ड के लोग तुरंत फाइट के मूड में आ जाते हैं। टीनो उन्हें रोकने के लिए रेडी हो जाती है, आ जाओ सब, लेकिन वो लोग साइड में हटने को कहते हैं क्योंकि उनका काम क्राई से है। अचानक क्राई पोलाइटली अपोलाइज करता है लिज से, जो कि उसके लिए मेन सॉरी बोलती है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने घुटनों पर गिरने के लिए भी तैयार हूँ। टीनो ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो क्राई को नीचे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन क्राई उसे चुप रहने को कहता है, ये जगह फाइट के लिए सही नहीं है। टीनो अपने आप को रोकती है बट वो फिर भी बोल पड़ती है, ये फाइट क्राई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्सीडेंटली तुम जैसे वीक लोगों को मार न दे। क्राई उसे फिर से चुप रहने को कहता है बट वो नहीं रुकती और कंटिन्यूसली आर्नोल्ड की टीम को इंसल्ट करती रहती है। ये सब सुनकर आर्नोल्ड फाइनली गुस्सा हो जाता है और क्राई के पीसफुल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। क्राई ये देखकर कहता है कि अगर फाइट करनी है तो सबके सामने बोल्ड वे में करते हैं। वो सीधा मेन स्ट्रीट के सेंटर में चला जाता है, लाउडली सबका अटेंशन खींचता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद से उसके कुछ खान टीम उसके सपोर्ट में वहाँ होंगे, बट वहाँ कोई भी नहीं होता। जब सीन स्टार्ट होता है तब एक बंदा क्राई को कहता है कि वो टाइम वेस्ट करना बंद करे और थोड़ा पेशेंट रखे। फिर उसे हंटर ए कहकर बुलाता है। ये सुनकर सामने वाला बंदा चौंक जाता है क्योंकि ये उसका असली नाम होता है। वो हैरानी से क्राई से पूछते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तब आर्नोल्ड आगे आता है और कहते हैं कि क्राई दुश्मनों की ट्रैप में गिर रहा है। वो क्राई को सीधा बोलता है कि उसे पता है कि क्राई का लेवल 8 तक सिर्फ लक और अपने दोस्तों की हेल्प से पहुंचा है और असली में वो खुद बहुत ही वीक है। ये सुनकर टीनो को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्से में आर्नोल्ड से कहती है कि मैं अपने मास्टर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्नोल्ड उसकी आंखों में ओ फायर देखता है, लेकिन उसे पता होता है कि अभी टीनो अपनी असली पोटेंशियल से काफी दूर है। टीनो फिर क्राई की तरफ देखती है और उससे परमिशन मांगती है, क्या मैं आपकी होनर के लिए फाइट कर सकती हूँ? और क्राई ये पागल इंसान उसे हाँ बोल देता है। आर्नोल्ड भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगा था कि क्राई उस लड़की को रोक देगा, लेकिन क्राई कहता है अगर टीनो ये चाहती तो मैं उसकी विश की रिस्पेक्ट करूंगा। टीनो अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन आर्नोल्ड सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उस टाइम क्राई इधर उधर देख रहा होता है, शायद से सोच रहा होता है कि उसके क्लैन का कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाए। टीनो उससे कहती है मुझे देखो, और क्राई चीयर करता है, तुम जीत जाओगी, बस थोड़ा एफर्ट डालो। ये सुनकर आर्नोल्ड का गुस्सा फट जाता है और टीनो को जमीन पर स्लैप कर देता है और क्राई से कहता है तू समझता है क्या है अपने आप को। क्राई शांत होता है और कहता है मैं कोई खास नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगा। फिर वो अपना यूनिक रैलिक निकालता है जो कि उसे लूसिया ने दिया था और उसे आर्नोल्ड को रोकने का डिसाइड करता है। उस मोमेंट में वो उसे टाइम याद करता है जब उसने लूस्का से एक ऐसे स्पेल बनाने को कहा था जो एनिमी को बिना हट किए रोक सके और उसकी इनोसेंट को इफेक्ट ना करे। लूस्का ने उस वक्त कहा था कि ऐसी मैजिक बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन एंड में उसने वैसा ही एक स्पेल क्रिएट कर दी। अब क्राई उसी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है जिसे आर्नोल्ड और उसके साथी जमीन से चिपक जाते हैं। आर्नोल्ड गुस्से में पूछते हैं क्या तू एक माँ? लेकिन क्राई सिर्फ कहता है ये मैटर नहीं करता है कि मैं क्या हूँ। वो स्पेल का इफेक्ट सिर्फ टीनो से हटा देता है और आर्नोल्ड से कहता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो। वो आर्नोल्ड को बोलता है कि वो पहले उसकी क्लैन के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टीज को हराए, फिर उससे चैलेंज करें। और वो पार्टीज किसी आम बंदे की नहीं बल्कि आर्क और स्पिन जैसे पावर हाउस के अंडर है। आर्नोल्ड गुस्से में क्राई को कर्स करता है, लेकिन स्पेल का इफेक्ट से वो बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है, क्राई टीनो को डिजर्ट खिलाने ले जाता है और टीनो दुखी होती है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाई। क्राई उससे कहता है कि वो इतना माइंड ना करें, लेकिन टीनो उससे कहती है कि मुझे एक ऐसे वॉलेट का लोकेशन बताओ जहाँ से मैं प्रीक्यूस रेलिक्स ला सकूं ताकि तुम्हारा थोड़ा डेबिट चुका सकूं। क्राई कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। अगले दिन आर्नोल्ड और उसके साथी फ्रस्ट्रेशन में बैठकर दारू पी रहे होते हैं। क्राई के हाथों से मिली बेइज्जती अभी तक उनके दिमाग में घूम रही होती है। आर्नोल्ड और उसके साथी अब भी गुस्से से भरे होते हैं। उन्हें ताना मारने के बाद बिना किसी चोट पहुंचाए क्राई ने उन्हें इजीली हराया था और ऊपर से ये कहकर गया था कि अगर उसे दोबारा से लड़ना है तो पहले उसके क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टीज को हराना पड़ेगा। तभी एक बंदा आता है जिसका हेयर स्टाइल वासु और पुनार का मिक्स लगता है। वो एक रिकॉन मिशन से वापस आया होता है। वो आर्नोल्ड को बताता है कि उसने उन 3 टॉप पार्टी से मिलने की कोशिश की जिनके बारे में क्राई ने कहा था, लेकिन हर जगह उसे या तो डिसअपॉइंटमेंट मिली या फिर इग्नोर कर दिया गया। सेव नाम के बंदे ने तो सीधा कह दिया था कि क्राई सिर्फ मजाक कर रहा है और उन्हें उसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो एक एल्फ
एल्फ गर्ल के पास गया जो रैलिक रिलीफ कर रही होती है क्योंकि उसकी पार्टी भी टॉप 3 में आती है, लेकिन उसने भी बोल दिया कि वो लोग क्राई के अंडर नहीं है और उसकी बकवास में इंटरेस्टेड भी नहीं रखते। और जब वो आर्क की पार्टी के पास गया तो उसे आर्क से मिलने का मौका नहीं मिला। उसकी टीम के लोगों ने कह दे कि क्राई की किसी बात पर भरोसा मत करो। आर्नोल्ड जो कि पूरा टाइम अपने बर्थडे शूट में घूम रहा होता है, ये सब सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वो क्राई से बदला लेगा। लेकिन उसका एक और साथी उसे समझाता है कि हमें ग्रैंड एक्वेशन का वेट करना चाहिए जहाँ से हम बेटर गियर बाय कर सकते हैं और अगर लक अच्छा रहा तो अपना वो अजीब सा रैलिक जो कि हमारे किंगडम में अनसोल्ड रहा उसे भी बेच सकते हैं। दूसरी तरफ क्राई और टीनो एक रैली शॉप में होते हैं जहाँ वो अपने रिसेंटली मिले रैली को एक्सपर्ट से एनालाइज करवाना चाहते हैं। टीनो क्राई को बताते कि उसने ये रैलिक एक लेवल 1 ट्रेजर वॉलेट से क्राई की एडवाइस फॉलो करके फाइंड किया था। शॉप का ओल्ड मैन ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो रैली काफी हाई लेवल होती है। क्राई खुश हो जाता है और रैली के इफेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि उसे टेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही सारे रैलिक है जिनका अप्राइजल करना बाकी है, स्पेशली एक्वेशन के लिए। क्राई और एक्साइटेड हो जाता है और ओल्ड मैन से कहता है कि वो उसे और रैलिक दिखाए जो कि एक्वेशन में बेचे जाएंगे और तब तक वो टीनो से बात करें। ओल्ड मैन इस बात को मान लेता है क्योंकि टीनो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की याद दिलाती है। वो टीनो से पूछते कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, और उससे कहता है कि अगर कभी मुश्किल आए तो अपने दोस्तों पर भरोसा करे। वो ये भी कहते कि क्राई थोड़ा केयरलेस और उधार में डूबा हुआ है, लेकिन एक रिलेबल इंसान ये सुनकर टीनो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसका मास्टर एक वंडर मैन है, चाहे उस पर कितना भी डिबेट क्यों ना हो, और उसके रेकलेस नेचर के बावजूद वो खुद अपने मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि लड़की क्या सीख रही है, इसलिए वो सीधा क्राई के पास जाने का डिसाइड करता है जो अभी एक रेयर रैलिक देख रहा होता है। वो रैलिक एक मास्क होता है जो कि क्लोसन टाइटन के फेस की स्किन से बना होता है और क्राई सोचता है कि इस मास्क की मदद से वो अपनी प्रेजेंस जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। क्राई के पास एक मास्क हुआ करता था लेकिन लिज ने उसे तोड़ दिया क्योंकि उसे वो क्रीपी लगता था। अब क्राई फिर से वही मास्क बेच रहा था ताकि वो फ्रीली जी सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तभी एक ओल्ड मैन शॉप में आता है और क्राई से कहता है कि वो चले जाए क्योंकि उसे काम करना है, लेकिन क्राई कामली बोलता है कि उस मास्क में इंटरेस्टेड है और उस पर्सन से डायरेक्टली बात करना चाहता है जिसने उसे अप्राइजल के लिए भेजा है। ओल्ड मैन कहता है कि अभी तक मास्क का अप्राइजल हुआ ही नहीं है, पर वो एक मीटिंग अरेंज कर देता है। उसके बाद क्राई और टीनो डिजर्ट खाने जाते हैं। वहाँ टीनो उससे पूछती है तुम इतने क्रीपी मास्क के लिए पैसे कैसे अरेंज करोगे। वो बताते हैं कि ऑलरेडी अपनी रिसर्च और फ्री मोनो पोशन के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है, इसलिए उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। ये सुनकर क्राई थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जब वो क्लैन बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है उसके माइंड में आता है अगर लिच ने पैसे मांगे तो वो डेफिनेटली किसी को लूट लेगी। फिर उसके दिमाग में आता है क्या कोई और भी है जो कि इतने बड़े अमाउंट का पैसा दे सकता है। तभी उसकी नजर एक नोबल के कैरेज पर पड़ती है जो कि उनके बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। उसी वक्त एक ब्लोंड गर्ल आर्क के साथ वहाँ पर आती है। वो आर्क का थैंक्स कहती है टूर के लिए और कहती है बाकी सभी हंटर्स तो स्टूपिड्स एस होल है, लेकिन आर्क एक ट्रू जेंटलमैन है। क्राई और टीनो बॉस उसे साइलेंटली देखते हैं। ब्लोंडी फिर उसे रूडली पूछती है क्या देख रहे हो। आर्क उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका नाम होता है क्लियर, एक एरल की डॉटर, और वो क्राई को उसका क्लैन का मास्टर कहता है। क्लियर कहती है कि उसने क्राई के बारे में बहुत ही सुना है पर उसे देख के नहीं लगता कि वो लेवल 8 का बंदा है। फिर वो और ज्यादा शेड मारती हुई बोलती है एक वीकलिंग जैसे तुम्हारे जैसे बंदा आर्क के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्राई उसकी बातों से बस स्माइल करता हुआ सुनता है। क्लियर थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और पूछती है तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। क्राई पोलाइटली बोलता है मैं छोटी जगह से आया हूँ, पुअर था, इसलिए मेरे मैनर्स थोड़े स्लो है, इसलिए मैं नोबल के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसकी बात सुनकर क्लियर सडनली थोड़ा गिल्टी फील करने लगती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। क्राई फिर आर्क से थोड़ा स्मॉल टॉक करता है और उससे कैजुअली पूछता है तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। आर्क समझ जाते हैं कि क्राई एक रैली के एक्वेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है। क्राई डिसअपॉइंटेड फील करता है और स्पिन के पास भी सेम रिक्वेस्ट लेकर जाता है। आर्क इस बात पर जोर जोर से हंस पड़ता है। क्राई के क्लैन में सबको ये बात पता चल जाती है। वो पैसे बोरो करना चाहता है एक रैली के लिए और ये न्यूज पूरे सिटी में स्प्रेड हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि अगर क्राई इतना डिस्परेट है तो शायद से वो कोई लेजेंडरी आर्टिफैक्ट होगा, इस वजह से उसकी वैल्यू और भी बढ़ने लगती है। लेकिन क्राई फिर भी किसी से पैसा नहीं ले पाता, इसलिए फाइनली उसे किरी के पास से ही वापस जाना पड़ता है। किरी क्राई से कहती कि उसे जितना पैसा चाहिए वो उसे उतना देगी और अपनी जरूरत को भी उसके पीछे रख देगी। ये सुनकर क्राई थोड़ा सा गिल्टी फील करता है, उसे काफी अनकंफर्टेबल लगता है। दोनों एक कैफे में बैठकर रैली के ओनर का वेट करते हैं और क्राई होप करता है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन जैसे ही ओनर आता है क्राई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड होता है जो खुद क्राई को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। दोनों टेबल पर बैठे होते हैं। डील की बात शुरू होती है। किरी और आर्नोल्ड एक साथ माइंड गेम खेलने लगते हैं। तभी वो बड़ा सा गाय बोल पड़ता है। वो कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि मास्क करता क्या है, लेकिन अगर क्राई इतना डिस्परेट है इसे खरीदने के लिए तो जरूर कुछ जानता होगा। वो क्लियरली कह देता है कि बिना मास्क का इफेक्ट जाने कोई डील नहीं करेगा और क्राई से कहता है कि सब कुछ सच बताएं। क्राई कहता है कि वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन ये मास्क डेंजरस है और इसकी उस कंट्री में बैंडेड है। वो आर्नोल्ड को वार्न करता है कि इसे भी छोड़ दें
दें वरना दिक्कत में पड़ सकता है। ये बात सुनकर उस बड़े आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि ये मास्क नहीं बचेगा, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है। उसे लगता है कि क्राई उसकी ईगो के साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है, जिससे कि वो मास्क को बेचने के बजाय उसी के पास रखे, जबकि उसके पास इस मास्क का कोई यूज नहीं है। फिर वो सोचता है कि इसे बेच देना ही बेहतर होगा और फाइनली क्राई को एक ऐसी डील ऑफर करता है जिससे कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो मास्क का प्राइस 10 मिलियन बोलता है, जो कि क्राई के लिए बहुत ही शौक होता है, क्योंकि वो तो दिल से ये दुआ कर रहा था कि आर्नोल्ड कम से कम 30 मिलियन पर मान जाएगा। किरी उससे कहती कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्राइस उन्होंने सेट किया है, और तुरंत 10 मिलियन कैश निकालकर मास्क खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन कैफे में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि रिमोट रैली को खरीदना चाहते थे, और वहाँ बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फाइनल बिड क्लियर के नाम पर होता है 100 मिलियन। क्राई के पास इतना कम्पीट करने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो पूरा दिन उदासी में बैठा होता है। ईवा उससे कहती कि प्राइस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सबको लग रहा होता है कि क्राई ने आर्क से पैसा बोरो किया है। आखिर में ईवा और उसकी गिल्ड ये मास्क खरीद पाती है, क्योंकि बाकी पावरफुल नोबल्स भी उसमें इंटरेस्टेड दिखाने लगते हैं, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब ये रेलिक डायरेक्ट एक्विजिशन में जाएगा। सब कुछ होने के बाद ईवा क्राई को डांटती कि वो ऑलरेडी डिबेट में और फिर इतना पैसा उड़ाने जा रहा था। क्राई उससे प्रॉमिस करता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तभी किरी एक बड़ा सा गोल्ड से भरा बैग एक रूम में आती है लेकर, और कहती है कि उसने भी 800 मिलियन अरेंज किए थे ताकि वो भी नोबल के अगेंस्ट कम्पीट कर सके। ईवा ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, और किरी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने ये पैसा अपनी और किरी की वेडिंग के लिए सेव किया था, तो अगर थोड़ा पहले यूज कर ले तो क्या कोई फर्क पड़ता है। ईवा फिर गुस्से में उसे लेक्चर देने लगती है कि उसी वजह से क्राई इतना इनरिस्पॉन्सिबल बनता जा रहा है, लेकिन किरी क्लियरली कहती कि पैसा उसका है, इसलिए उसे जैसा यूज करना चाहे वो करेगी। क्राई ये दोनों के बीच का फाइट देखकर थक जाता है और फ्रेश हवा लेने के लिए विंडो के पास चला जाता है। किरी वहाँ टाइम पर पहुंच जाती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें क्लियर से मिलना चाहिए ताकि पता चल सके कि उसे वो रैली क्यों चाहिए, शायद वो बातचीत करके कुछ नेगोटिएट भी कर सके। क्राई को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत उसके साथ क्लियर के पास चला जाता है, लेकिन क्लियर उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो क्राई से कहते कि उसमें भी आर की तरह हिम्मत है सीधा उसके पास आने की। क्राई उसे क्लियरली बोलता है कि आर का राइवल नहीं है, बस एक फ्रेंड है। क्राई अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर देता है और वो मानता है कि वो अभी तक आर्क से आगे नहीं निकला, लेकिन क्लियर को लगता है कि उसके क्रश का मजाक उड़ा रहा है। तभी क्लियर डिक्लेयर करती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रॉन्गेस्ट रैली खरीदेगी और आर्क को देगी ताकि वो सबसे पावरफुल बन सके। क्राई उसे समझाता है कि आर्क इससे खुश नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक रैली से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकता, लेकिन क्लियर हार मानने के मूड में नहीं होती। उसके अंदर भी एक जिद होती है, वो ये रैली सिर्फ आर्क के लिए खरीदेगी। तब किरी उसे बताती कि उसका बजट है 200 मिलियन बक्स का, और अगर क्लियर इतना अरेंज नहीं कर सकती तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर क्लियर का मन थोड़ा सा टूट जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन जब वो अपने डैड के पास जाती है तो वो देखती कि अगर वो क्राई से हार गया तो उनका फैमिली ने बदनाम हो जाएगा, इसलिए अपने सेविंग का पैसा निकालने के लिए रेडी होते हैं, चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े, बस क्लियर को क्राई से जीतना ही होगा। एक्वेशन के दिन आ जाता है। किरी और क्राई एक्वेशन हाउस जा रहे होते हैं, जिनके पास अब 950 मिलियन बक्स का स्ट्रॉन्ग बजट होता है। किरी कहती है कि वो और भी पैसा अरेंज कर सकती है, लेकिन क्राई उसे रोकता है और कहता है कि इतना काफी है और उसे और बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। किरी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उस पर लीन करने लगती है, लेकिन तभी लिज क्राई को खींच लेती है अपनी तरफ और कहती है कि अगर वो लोग एक्वेशन में मास्क नहीं जीत पाए तो वो उसे चुरा भी सकती है। और फिर बस दोनों सिस्टर के बीच में क्राई को लेकर तरह तरह का थग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। क्राई सोचता है कि ये मास्क सच में इतनी टेंशन के लायक तो नहीं था, और अगर एक्वेशन नहीं मिला तो चुपचाप हार मान लेगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक हाईटेक लुकिंग एक्वेशन बिल्डिंग पहुंचते हैं, जहां ऑलरेडी ह्यूज क्राउड होता है। लिज थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, ये सब लोग ऐश बीचेस भी एक्वेशन में पार्ट लेने के लिए आए हैं क्या? क्राई उसे बताता है कि ज्यादातर लोग बस बिल्डिंग देखने के लिए आए हैं। तभी टीनो और उसकी पार्टी भी वहां पर पहुंचती है, क्योंकि वो लोग भी काफी क्यूरियस होते हैं इस एक्वेशन को लेकर। अब सबको क्लियरली पता होता है कि क्राई डेबिट में होते हुए भी किसी लेजेंडरी रैली के लिए बिड कर रहा है, इसलिए सबका अटेंशन उस पर चला जाता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर उसके दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आता है। वो तीनों उससे कहते हैं कि वो उसकी जगह पर बिडिंग करेगी और क्राई उसे सिग्नल देगा। तीनों इस चांस को पाकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन लिज उससे वॉर्न करती है अगर वो एक्वेशन नहीं जीती तो उसके पास लौटने के लिए घर भी नहीं होगा। एक्वेशन का माहौल बहुत ही गर्म था। तीनों हर हाल में एक्वेशन जीतने का सोच रही थी, लेकिन क्राई उसकी सोच को बस एक विशिंग थिंकिंग मानता है, क्योंकि सिग्नल देने का काम तो क्राई के हाथ में था। तभी वहाँ पर एक रॉयल से फील देती हुई ब्लेंड गर्ल क्लियर अपनी कैरेज से आती है। जैसे ही उसकी नजर क्राई पर पड़ती है, वो एरोगेंस से अपना फेस टर्न कर लेती है, जैसे क्राई उसकी लेबल का ही ना हो। थोड़ी देर के बाद एक्वेशन फाइनली स्टार्ट होता है और एक एक करके आइटम्स बिकने लगते हैं, और क्राई बस पेशेंटली वेट कर रहा होता है, क्योंकि जिस आइटम के लिए वो यहाँ पर आया था वो लास्ट में आनी थी, द मास्क। वो मास्क ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे लास्ट आइटम बनाया था, और क्राई अंदर ही अंदर उन्हें गाली दे रहा था क्योंकि अब वो किसी और आइटम पर बिड नहीं कर सकता। सब पैसे उस फाइनल आइटम के लिए बचा कर रखा होता है। तीनों बार बार क्राई की तरफ देखती जा रही थी, जैसे हर नए आइटम पर उसका रिएक्शन देख रही हो। लेकिन जब क्राई हर चीज को मना करता गया
तो टीनो के चेहरे पर स्लोली टेंशन दिखने लगा और ये देखकर क्राई का दिल हिल गया। वो तो रेलिक का दीवाना था, चाहे वो यूजलेस ही क्यों ना हो। उसका मन बार बार लालच में आकर टीनो को सिग्नल देने का सोचता है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। तभी उसके दिमाग में किरी का रिएक्शन फ्लैश करता है, उसका वो प्यारा स्माइल जब वो क्राई को कुछ भी करते हुए देखती है। क्राई को रियलाइज होता है कि ओमेगा सिम उसे हर गलती माफ कर देगी। ये सोचकर वो अचानक से कॉन्फिडेंट फील करता है और डिसाइड करता है कि अब वो हर आइटम के लिए बीड करेगा, चाहे जो हो जाए। इसी बीच अगला आइटम स्टेज पर आता है, आशा की गोल्डन। क्राई तुरंत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन किरी के कंफ्यूज फेस को देखकर उसे याद आता है ये वही गुलेम है जो कि किरी ने आशिक टावर के लिए काम करते वक्त बनाया था, और वो उन दोनों चीजों में से एक थी जिसके लिए किरी ने क्राई को गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने के लिए कहा था। जैसे ही बीडिंग स्टार्ट होती है, क्राई किरी से पूछता है तुम्हें ये चाहिए। किरी क्लियरली गुलेम लेना चाहती थी, उसने उस पर बहुत ही सारा पैसा और मेहनत लगाई थी, लेकिन फिर भी वो कहती है ये वो नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पर आए, ये बस मेरे कॉमरेड्स की याद है, मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ। पर क्राई को ये बात एक्सेप्ट नहीं होती। वो बोलता है मैं ये गुलेम तुम्हारे लिए खरीदूंगा, और तुरंत टीनो को सिग्नल देता है बिड स्टार्ट करने का। प्राइस लाइटनिंग स्पीड से 400 मिलियन क्रॉस कर जाता है। किरी घबरा कर क्राई से पूछती तुम श्योर हो, मास्क के लिए पैसे बचाने चाहिए ना। क्राई बाहर से कूल एक्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है ये पैसा तो वैसे भी किरी का ही है। गुलेम का पैसा बढ़ता ही जा रहा होता है, और जब फाइनली एक और पार्टी 1 बिलियन की बिड लगाती है, किरी सोचती है अब सब खत्म, लेकिन क्राई के पास एक ट्रम्प कार्ड था। वैसे ही मोमेंट के लिए वो बिड करता है और लास्ट में गुलेम को 1.6 बिलियन बक्स में जीत लेता है। किरी और लिज दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये अमाउंट उनके बजट से काफी ज्यादा होती है। लेकिन तभी क्राई अपनी पॉकेट से एक चेक निकालता है और किरी को दे देता है, ताकि वो बिड की गई अमाउंट पे कर सके। किरी काफी खुश हो जाती इतना पैसा देखकर, और क्राई से प्रॉमिस करती कि वो जल्दी से उसका पैसा वापस करेगी। और क्राई सोचता है कि ये पैसा किरी से नहीं अपनी सिस्टर लूसिया से वापस ले, क्योंकि ये अमाउंट उसने उसकी सेविंग से निकाला है। वैसे भी एक यूसनर सबके सामने अनाउंस करता है कि सबसे ज्यादा बिड स्कारफेस ने की है, टीनो ने नहीं। स्कारफेस अब भी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बाद में टीनो क्राई से माफी मांगती है और कहती है कि उसे इक्वेशन के रूल्स का कोई आइडिया नहीं था और स्कारफेस ने हेल्प कर दी थी कि इसलिए उसने उस बिडिंग को कर दी। क्राई कहता है कि कोई बात नहीं, और वो बिडिंग से निकलने का डिसीजन लेता है ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके। टीनो और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो तो स्टार्टिंग से सिर्फ गुलेम ही खरीदना चाहता था। क्राई मास्क के इक्वेशन होने का वेट भी नहीं करता और सीधा बाहर चला जाता है, और जाते वक्त उसे याद आता है कि वो मास्क तो क्लियर आर्क को देना चाहती थी। ये सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो ये मास्क खुद ले सकता है। क्राई सीधा आर्क के ऑफिस जाता है और सीधा उससे कहता है कि जो मास्क क्लियर के पास है वो काफी डेंजरस है, इसलिए तुरंत उसके घर जाकर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। जब आर्क की साइड बीचेस क्राई को ऑर्डर्स देने से रोकने लगती है, तब भी आर्क क्राई की बात को सीरियसली लेता है और पूछता है कि उसे कोई वेपन लेकर जाना चाहिए। क्राई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो काफी बुरा हो सकता है। आर्क समझ जाता है कि क्या करना है और बिना कुछ सोचे तुरंत निकल पड़ता है। आर्क खुश होता है क्योंकि अब उसके पास चांस है वो मास्क आर्क से इजीली और सस्ती प्राइस में लेने का, जब आर्क उसे क्लियर से लेगा। पर दूसरी तरफ क्लियर अपने रूम में उदास बैठी होती है, क्योंकि उसके फादर ने उसके एफर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया और ये तक कह दी कि क्राई ने उसे जानबूझकर जीतने दिया। बटलर ने पता लगाया था कि क्राई मास्क के इक्वेशन में हिस्सा लिए भी नहीं वहां से चला गया था, और क्लियर के फादर को लगता था कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया। 200 मिलियन ईयन का क्रीपी मास्क थमा दिया। अब जब क्लियर अपने रूम में अकेली होती है और मास्क के सामने रो रही होती है, उसे लगता है कि वो एक फूल थी और ये मास्क आर्क को भी नहीं दे सकती। तभी अचानक मास्क से आवाज आती है, क्या तुम्हें पावर्स चाहिए? मास्क हवा में फ्लोट करने लगता है और क्लियर से कहता है कि वो उसे वो पावर दे सकता है जो कि उसकी लाइफ को बेहतर बना देगी। क्लियर तुरंत अपनी शॉट निकालती है फाइट करने के लिए, और तब उसे समझ में आता है कि क्राई झूठ नहीं बोल रहा था, ये मास्क वाकई में डेंजरस है। जब तक क्लियर कुछ समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि मास्क के टेंटिकल्स उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। उसी वक्त आर्क क्लियर के फादर से मिल रहा होता है। उसका कहना होता है कि जब से उन्होंने क्लियर को बोला है कि उसने एक बेकार मास्क पर पैसे बर्बाद कर दिए, तब से वो बहुत ही उदासी में अब वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आ रही है, और उन्हें लगता है कि शायद से आर्क उसे बात करके उसका मूड ठीक कर दे। तभी अचानक से एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और आर्क की पार्टी तुरंत एक्शन में आ जाती है। उन्हें होलो में एक गार्ड बेहोश पड़ा मिलता है, और फिर वहाँ पर आती है क्लियर, जो कि एक और गार्ड को घसीट रही होती है। अब वो मास्क के कंट्रोल में होती है और गुस्से में चिल्लाती है कि वो सबको मार देगी जो उससे नीचा समझता है। वो बेचारे गार्ड को उठाकर दीवार से दे मारती है और सब डर जाते हैं, लेकिन आर्क कामली उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर पूछता है कि क्या हो रहा है। क्लियर उसे बताती है कि उसने ये मास्क इसलिए जीता था ताकि आर्क को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बना सके। आर्क उससे कहता है कि वो मास्क उसे दे दे। पहले तो क्लियर उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी शॉट देखती है उसके अंदर का गुस्सा फिर से उठ जाता है। आर्क को तब याद आता है क्राई ने उसे बोला था बिना वेपन के जाना, लेकिन उसने गलती से अपनी शॉट को लिया, जिससे कि सिचुएशन और बिगड़ गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है, क्लियर से लड़ना। लेकिन अपनी पार्टी को 4 इंस्ट्रक्शन देता है। लड़कों को हार्ट मत करना, सिर्फ मास्क उसके फेस से हटाना। आर्क और उसकी पार्टी फाइनली क्लेन बिल्डिंग वापस लौट आती है। मास्क का इशू सोल्व करने के बाद क्राई
क्राय तुरंत उसके सामने झुक जाता है और माफी मांगता है। वो सोचता है कि आर्क और उसकी टीम का थका हुआ लुक इसलिए है क्योंकि क्लियर ने मास्क के कंट्रोल में टेंट्रम किया होगा, लेकिन आर्क को अंदर ही अंदर शौक होता है क्योंकि क्राय ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि सब कुछ कैसे होने वाला है। तब आर्क वो मास्क क्राय को दे देता है और क्लियर भी आकर माफी मांगती है उनसे उससे लड़ाई की, लेकिन मास्क अचानक से बोलने लगता है और क्राय सब कुछ भूलकर तुरंत वो मास्क पहन लेता है। मास्क उसकी एबिलिटी को एनालाइज करता है और बोलता है कि वो इतना वीक है कि मास्क का असली पावर एक्टिवेट भी नहीं कर सकता, जबकि क्लियर जैसे लोग उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मास्क डीएक्टिवेट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। क्राय थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि ये आइटम वो नहीं होता है जो कि वो ढूंढ रहा था, लेकिन एक टैल्किक रेलिक भी मिल जाना भी कम वैल्यूएबल नहीं है। वो क्लियर से पूछते क्या वो मास्क रख सकता है और क्लियर इतनी ज्यादा डिस्क्यूज्ड होती है कि कहते कि वो मास्क देखना भी नहीं चाहती, लेकिन क्लियर इतनी ज्यादा डिस्क्यूज्ड होती है कि वो कहते कि वो मास्क देखना भी नहीं चाहती। सब कुछ सेटल हो जाता है और क्राय सबको कहता है कि जब सब यहाँ पर है तो पार्टी का मजा लेते हैं जो कि उसने अरेंज की है। वो सबके साथ केक काटता है और सब इंजॉय करते हैं। क्राय जब बाहर आता है तो कुछ फील करता है कि क्लियर जैसी लड़की भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर उसका मन करता है कि वो ट्रेजर हंटर बनना छोड़ दे एक बार फिर से। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।